वेलकम बैक टू परीक्षा रेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म। साथियों, ध्येय आईएएस कोचिंग द्वारा जो है उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए जो टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है, आज हम लोगों का तीसरा सेट है। 2 सेट कंप्लीट हो चुके हैं। तीसरे में आज हम लोगों का भाग 1 है, जिसमें 50 प्रश्न हम लोग देखेंगे। यह टेस्ट पेपर देखिए, यह टेस्ट पेपर जो है वह टोटल प्रीवियस ईयर बेस्ड है। टोटल प्रीवियस ईयर अर्थात जो प्रीवियस ईयर में प्रश्न बने थे उसके ऊपर टेस्ट पेपर बनाया गया है, ताकि आप आसानी से चेक कर सकें कि आपका प्रीवियस ईयर कितना तैयार है। चलिए, आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश कौन डालता है? शिलालेख, पुरातत्व संबंधी खुदाई, बर्तनों पर मुहरों की लिखावट और धार्मिक ग्रंथ। क्या सही होगा? तो सबसे ज़्यादा सटीक कोई अगर होगा तो वो होगा पुरातत्व संबंधी खुदाई, क्योंकि सिंधु घाटी की सभ्यता आपको पता है खुदाई में ही मिली है। चलिए, नेक्स्ट है, कौन सा हड़प्पा नगर जो है वह 3 भागों में विभक्त है। बताइए कौन सा है? लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा और सुरकुड्डा। तो ये है धौलावीरा। धौलावीरा जो है 3 भागों में विभक्त था। अच्छा, ये है अवस्थित कहाँ पे है? यह गुजरात में है। चलिए, नेक्स्ट, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। तो बताइए ये कहाँ के शासक थे? काशी के, पंचाल के, केकय के या विदेह के? तो ये जो शासक थे ये केकय के थे, केकय के। तो सही जो ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए, नेक्स्ट, ऋग्वेद की मूल लिपि है। ऋग्वेद की मूल लिपि कौन सी है? बताइए। देखिए, प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, ज़्यादा करके मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का तैयार होगा। नहीं तैयार है तो आप लोग बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि यूपी पीसीएस में प्रीवियस ईयर के प्रश्न मैक्सिमम चांसेस रहता है कि वो रिपीट हो जाए, और बहुत से प्रश्न आते भी हैं। तो बताइए, देवनागरी लिपि में था कि या पाली में या खरोष्टी में या ब्राह्मी में ऋग्वेद जो है? तो ऋग्वेद जो है वो ब्राह्मी लिपि में। अच्छा, टोटल इसमें जो है कितने मंडल हैं? 10 मंडल। अच्छा, सूक्त की अगर बात की जाए तो कितने हैं? तो 10 28, कई बार पढ़ चुके होंगे आप। चलिए, नेक्स्ट, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। बताइए। महापरिनिर्वाण, उनका जन्म, उनका गृह त्याग, उनका प्रबोधन, क्या है? देखिए, महापरिनिर्वाण तो उनको मृत्यु को कहा जाता है, तो इसमें क्या होगा सही? इसमें सही होगा उनका गृह त्याग। इनके गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। अब इससे आप लोग याद रखेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। निष्क्रमण अर्थात निष्क्रिय कर दिया गया, निकाल दिया गया। तो आप इससे समझ लीजिए, बस याद करने के लिए है। वैसे तो गृह त्याग वो अपने मन से ही किए थे। चलिए, नेक्स्ट है, भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का जो है प्रतिपादन किया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके उन्हें सही क्रम में रखिए। दुख है, दुख का निरोध है, दुख निरोध का मार्ग है, दुख का कारण है। तो बताइए क्या होगा? देखिए, उनका जो चारों क्रम था वो इस प्रकार था। पहले था दुख है, ये पहला होगा। फिर उसके बाद दुख का कारण भी है, यह दूसरा होता है इनका। और उसके बाद फिर था दुख का जो है निरोध है, यह तीसरा होता है। और दुख निरोध का मार्ग है, यह अंतिम होता है। आप लोग इसे याद रखेंगे तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे कि मार्ग की बात जो है, दुख को ख़त्म करने का जो है मार्ग जो है वो लास्ट में बात की गई है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर सी इसमें होगा। और पहला तो हम लोगों को पता ही है, ए और सी से आप लोग मैच करा लीजिए। बी और डी में कन्फ्यूजन इसलिए नहीं होगा क्योंकि दुख का कारण है, दुख के बाद तुरंत आ जाता है। चलिए, नेक्स्ट, निम्न मंदिरों को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो बताइए, बृहदेश्वर मंदिर कब निर्माण हुआ था? राजराज प्रथम के समय। कब? राज फर्स्ट। और उसके बाद फिर क्या है? गंगैकोंड चोलपुरम मंदिर, यह राजेंद्र प्रथम। उसके बाद महाबलीपुरम का तटीय मंदिर, यह कब बना था? तो ये राज सिंह शैली में बना था, 674 से लेके लगभग 800 तक। तो 800 लगभग नियर बाई आप लिखिए। और उसके बाद फिर जो है सप्त पैगोंडा, ये मामल्य शैली में बना है। यह 640 से लेकर लगभग 674 तक था, 674 तक।
अब इसमें क्रम देखा जाए तो क्रम में क्या होगा, तो क्रम में सबसे पहले 4 नंबर पे आएगा प्रथम, ये पहले नंबर पे आएगा, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे महाबलीपुरम, फिर जो है बृहदेश्वर का मंदिर राजराज प्रथम के शासनकाल में, और सबसे लास्ट में जो है वो होगा राजेंद्र प्रथम वाला, ये 4 नंबर। तो इस प्रकार अगर हम लोगों का कूट देखें तो क्या बन रहा है 4312, 4312 सही जो ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चोल शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा वरीयम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था? तो बताइए वरीयम उद्यान प्रशासन का कार्य कौन देखता था चोल शासकों के समय में? तो यह देखने वाले कौन थे? तो टोट्टवरियम थे, टोट्टवरियम सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए नेक्स्ट पुस्तकें दी गई हैं, मैच कराना है। पाणिनि की पुस्तक कौन सी थी? अष्टाध्यायी। अच्छा यहाँ पे देखिए ऐसे प्रश्नों को आपको सॉल्व ऐसे करना है। चाणक्य पता है, अर्थशास्त्र पे मैच कराइए, 4 नंबर, सी में 4 एक ही जगह है, आंसर लगाइए, आगे चलिए। लेकिन एकदम डेफिनेटली मतलब आपको कहते हैं ना कि एकदम श्योरिटी 100% है। अगर 100% है तो पहला एक ही पता है, उसको मैच करा के देख लीजिए, मैच हो रहा है तुरंत आगे चलिए, टाइम मत वेस्ट कीजिए, क्योंकि समय का भी अभाव होता है। जितना तेज चलेंगे आप उतना जल्दी रिवाइज भी कर लेंगे, तो 1-2 प्रश्न आपका सही हो सकता है। निम्नलिखित कथनों के नाम सही कालानुक्रमानुसार संयोजित कर अपना उत्तर नीचे दिए गए कूट से चयन कीजिए। कालक्रम बताना है यहाँ पे, तो बताइए। तो ये सब जो है क्या है बताइए? ये सब चंदेल शासक हैं। क्या है? चंदेल शासक। चलिए अब बताइए विद्याधर यह लगभग 1019 से लेके 29 तक थे, 1019 से लेके 29 तक लगभग। उसके बाद फिर धंग जो है यह 950 से लेके 1002 तक थे। उसके बाद ईस्वी चल रहा है। फिर उसके बाद यशोवर्मा कब थे? 930 से 950 ईस्वी, 930 से 950 ईस्वी। और उसके बाद कीर्ति वर्मा जो थे यह 1060 से 1100, 1060 से लेके 1100 ईस्वी तक। तो बताइए अब मैच कराइए। पहले नंबर पे कौन आएगा? पहले नंबर पे 3 होगा, पहले नंबर पे 3, उसके बाद फिर जो है 2, फिर उसके बाद जो है 1, फिर 4 सही जो ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए नेक्स्ट, दिल्ली का कौन सा सुल्तान जो है अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? तो बताइए कौन था वो? तो वह फिरोज शाह तुगलक था, फिरोज शाह तुगलक। अच्छा फिरोज शाह तुगलक को एक चीज़ के लिए और याद किया जाता है, नहरों के लिए, नहरों का जाल इसने बहुत फैलाया, आप लोग याद रखिए। देखिए आज आपको ऐसा लग रहा होगा कि बस फैक्ट टू फैक्ट चल रहा है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के प्रश्न है तो इसमें फैक्ट ज़्यादा होगा। अब देखिए फिर मैच द फॉलोइंग करके प्रश्न है। देखिए मुझे तो मैं ऐसे नॉर्मली सॉल्व करता हूँ। देखिए तबकाते नासिरी मिनहाजुज सिराज की पुस्तक थी। तो देखिए डी का 2 देखेंगे, ऑप्शन नंबर 1 में ही मिलेगा। देखिए आप उत्तर मिल गया, लेकिन चलिए बाकी भी मैच करा लेते हैं। तारीख़ हिंद यह किसकी पुस्तक थी? तारीख़ हिंद जो है यह अलबरूनी की थी। और उसके बाद तारीख़ दिल्ली अमीर खुसरो की थी। रेहला इब्न बतूता यह भी बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, बहुत प्रचलित रहती है। देखिए जितनी भी पुस्तकें लिखी गई हैं सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में आप लोग रखिए, अगर आपको याद नहीं है सभी याद कर लीजिए, क्योंकि आप देखेंगे 2 से 3 बार या 4 बार, मुझे तो लगता है 4 से 5 बार ये आ चुके हैं। आप लोग घटना चक्र का वो पूर्वावलोकन सीरीज लगा रहे होंगे ना, उसमें जाके आप लोग चैप्टर में देख लीजिएगा, बहुत बार आया है। चलिए नेक्स्ट, मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया। तो देखिए मध्यकाल की बात की जा रही है, तो मध्यकाल में तो क्या होगा? फारसी उस समय लैंग्वेज चलती ही थी, तो सही बात है। नेक्स्ट है आरंभिक चिश्ती सूफी संत संगीत सभाओं एवं समा, उनको जो है संगीत सभाओं और जिन्हें समा कहा जाता था के शौकीन थे। क्या ये बात सही है? हाँ यह बात भी सही है। तो क्या ये एक दूसरे के कारण है? तो कारण थोड़ी है, ये दोनों के कारण नहीं है,
बाकी सही है, तो सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट महत्वपूर्ण है, ऐसे कालक्रम वाले प्रश्न इस समय बहुत अच्छे से बन रहे हैं। और अकबर का पूछा गया है, औरंगजेब का दे सकता है, दिया भी है, अभी प्रीवियस ईयर का प्रश्न आप लोग देखिए। तो ऐसे कालक्रम के प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं। अकबर के शासनकाल में निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो बताइए जजिया की समाप्ति कब हुई थी? तो यह 1564 में। उसके बाद इबादत खाना का निर्माण, अच्छा ये है कहाँ पे? फतेहपुर सीकरी में। इसकी स्थापना कब होती है? तो यह 1575 में, 1575। उसके बाद महजर पर हस्ताक्षर कब हुआ था? यह 1579 में, 1579। उसके बाद फिर जो है तौहीदे इलाही, जिसे दीने इलाही कहा जाता है, दीने इलाही की घोषणा कब हुई थी? यह 1582 में। क्रम देखेंगे आप, पूरा क्रम से ही लगा है, तो सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए, 1 2 3 4। नेक्स्ट है निम्नलिखित मुस्लिम शासकों का जो है सही कालक्रम बताइए। तो नीचे जितने लोग दिए गए हैं इनका कालक्रम बताना है। देखिए पहले नंबर पे तो जहांगीर होंगे। जहांगीर का शासनकाल कब था? ये 1605 से शुरू हुआ था और कब तक थे? 1627 तक। उसके बाद अगर दूसरे नंबर पे देखें तो मोहम्मद शाह होंगे, 1719 से लेके 1748 तक, 1719 से लेके 1748 तक। उसके बाद फिर तीसरे नंबर पे देखें तो अहमद शाह अब्दाली जो है 1761 पे, 1761। और चौथे नंबर पे बहादुर शाह द्वितीय जो है, इनको तो पता है 1857 तक थी, 1857 तक। इसके पहले जो 1837 से शुरू हुआ था इनका कार्यकाल। तो कूट अगर देखें तो क्या मैच कर रहा है? तो सबसे पहले नंबर पे 3 होगा, 3, फिर 2, फिर जो है 1, फिर 4। सही जो ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए नेक्स्ट, फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि? बताइए। पहला कथन है डुफ्ले जो है वह सक्षम सेनापति नहीं था। क्या ये बात सही है? नहीं, पूरी तरीके से गलत है। डुप्ले बहुत अच्छा सेनापति था और यह क्या से क्या कर सकता था, ये इतिहास पढ़ने के बाद पता चलता है कि फ्रांसीसियों को सबसे योग्य शासक डुप्ले मिला, उसके बाद कोई मिला ही नहीं। दूसरा है अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। क्या ये बात सही है? हाँ, अंग्रेज बहुत शक्तिशाली थे, खास करके इनकी नौसेना। तो सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेज की फौज जो है बहुत शक्तिशाली थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लॉर्ड वेलेजली की जो है सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? बताइए कौन था? पेशवा बाजीराव द्वितीय। सही जो ऑप्शन नंबर ए होगा। अच्छा, लॉर्ड वेलेजली का कार्यकाल कब से कब तक था? ये 1798 से लेके 1805 तक था। चलिए नेक्स्ट, विलय का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स के तहत निम्नलिखित राज्यों के विलय पर विचार कीजिए। पीछे भी प्रश्न हम लोग देख चुके हैं, इसमें से प्रश्न अभी भी आ रहे हैं और हमेशा आते भी रहेंगे। तो बताइए कालक्रम बताना है, तो हम लोग सब देख लेते हैं। सबसे पहले सतारा जो है यह कब था? 1848। उसके बाद फिर बघात का कब था? 1850 में। फिर उसके बाद आती है झांसी का कब था? 1853। और उदयपुर बताइए 1852। बताइए कूट क्या बनेगा इसका जो कूट बनेगा वो बनेगा 1342। सही जो ऑप्शन नंबर सी। चलिए ब्रिटिश काल में, कथन और कारण वाला प्रश्न है। ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था। तो बताइए क्या अनुकूल था? हाँ, ये बात सही है। अनुकूल किसे कहते हैं? व्यापार संतुलन अनुकूल किसे कहते हैं? तब कहते हैं जब हम 20 रहें, और भारत उस समय 20 था। भारत से जो ट्रेड होता था वो बहुत अच्छा था। उसके बाद कारण दिया है कि धन की निकासी का स्वरूप अप्रतिफलित निर्यात था। अप्रतिफलित निर्यात मतलब हम भेज तो रहे हैं, वापस नहीं आ रहा है कुछ, ये बात तो थी ही। तो इस प्रकार जो है कथन और कारण एक दूसरे को सही डिफाइन कर रहे हैं, तो सही होगा ऑप्शन नंबर ए। भारत बताइए पहले कितना निर्यात करता था, कितना कुछ था, अंग्रेजों ने सब कुछ लूट के खा गए।
नेक्स्ट है 19वीं सदी के कृषक विद्रोह को उनके संबंध क्षेत्र के साथ सुमेलित कीजिए। चलिए मैच कराइए। पहला देखिए कुकी। कुकी बताइए कहाँ का है। कुकी और कुका बहुत कन्फ्यूजन करता है। सिंपल ट्रिक बता रहे हैं, आज के बाद नहीं भूलेंगे आप। कुकी त्रिपुरा। क्यों? देखिए कुकी मणिपुर और त्रिपुरा के आसपास की क्या है, एक जनजाति है। अगर जनजाति के चैप्टर में आप उसे पढ़ेंगे तो नहीं भूल पाएंगे कभी भी। कुका जो है, जब कुकी याद हो गया तो कुका हमेशा पंजाब में ही जाके लगेगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद फिर देखिए बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा का क्षेत्र कहाँ था? या तो बिहार होगा या तो छत्तीसगढ़। भाई वही वाले क्षेत्र में रहते थे ना, तो बताइए, या झारखंड। तो यहाँ तो क्या दिया है, सिर्फ बिहार है, बंगाल है, बंगाल अलग है। पाबना कृषक विद्रोह यह बंगाल में हुआ था। इस प्रकार अगर मैच करके देखेंगे तो क्या बनेगा? 4, 1, 2, 3 सही जो ऑप्शन नंबर डी बन रहा है। चलिए नेक्स्ट, समाचार पत्र और संस्थापक कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए पहला है अल हिलाल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। क्या सही है? हाँ, यह पूरी तरीके से सही है। न्यू इंडिया एनी बेसेंट सही है। यंग इंडिया गांधी जी की है। नेक्स्ट है तहजीब उल अखलाक, मोहम्मद अली जिन्ना। क्या सही है? नहीं, यही गलत है। यह पुस्तक जो है मोहम्मद अली जिन्ना की न होकर किसकी है? सर सैयद अहमद खां की। सर सैयद अहमद खान की थी। उसके बाद संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय की पुस्तक थी। तो सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए, देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त प्रांत में किस वर्ष प्रारंभ हुआ? कई बार आ चुका है, महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिए। इसका डेट एकदम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है ऑप्शन नंबर डी 1866 में। देखिए असल में हुआ क्या था, यहाँ पे जो है ना देवबंद में एक मदरसा स्थापित किया गया था और अंग्रेजी जो शिक्षा थी वहाँ पे पूरी तरह से बैन कर दिया गया कि वहाँ ऐसी चीज़ें कुछ पढ़ाई ही नहीं जाएंगी। इसी को लेके एक आंदोलन चला था, खास करके अंग्रेज़ों के लिए, अंग्रेज़ों के ऊपर। तो इसीलिए ये काफ़ी बार पूछा भी जाता है। चलिए, निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया था? देखिए कब हुआ था? 1908 में। महत्वपूर्ण है, अलीपुर जो है षड्यंत्र केस। देखिए इसमें दो लोगों का नाम बहुत महत्वपूर्ण है। एक अरविंद घोष जो यहाँ पे दिए गए हैं, दूसरे थे बारिंद्र घोष, जिसे बरिंद्र घोष भी कहते हैं। अब बरिंद्र घोष को तो सजा हो गई आजीवन कारावास की। कारावास जो है कितना हुई थी? आजीवन हुई थी, आजीवन। लेकिन जो है अरविंद घोष बच गए थे। किसकी वजह से बचे थे? यह चित्तरंजन दास की वजह से। इन्होंने ऐसे मतलब पेच लगाए कि वहाँ पे जो है साक्ष्य का अभाव हो गया और इन्हें छोड़ना पड़ा। पता सबको था कि ये थे, लेकिन उनका जो है फैक्ट नहीं मिल पाया। नेक्स्ट है स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? स्वदेशी आंदोलन अर्थात कब? बंगाल विभाजन की बात कब होता है? 1905 में। विभाजन कब कौन करता है? लॉर्ड कर्जन। ये सब तो चीज़ें बहुत आम है, आप लोगों को याद ही होगी। पहला है कुछ विशिष्ट मुसलमान आंदोलन में शामिल हुए। क्या ये बात सही है? हाँ, ये सर 100% सही है। स्त्रियों ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की, यह बात भी सही है। और आपको बता दें, स्त्रियों के साथ साथ कुछ बच्चियां जो स्कूल में भी पढ़ती थी उन्होंने भी सहभागिता की, जिसमें महिला परसेंटेज ठीक था। आंदोलन ने बंगाल के किसानों को न तो अधिक प्रभावित किया और न ही वो इसमें शामिल हुए। ये महत्वपूर्ण लाइन है और पूरी तरह से सही है, आप लोग याद रखिएगा। चूँकि प्रीवियस ईयर का प्रश्न है इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप लोग पूरी तरह से याद रखिए, पूरा एकदम रिपीट हो सकता है। यह बंगाल तक ही सीमित था। क्या यह बात सही है? नहीं, यह गलत है। यह बंगाल तक सीमित नहीं था, बल्कि उत्तरी भारत में काफ़ी दूर तक फैल गया था। चलिए नेक्स्ट है, कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी? बताइए, जलियांवाला बाग नरसंहार के पहले क्या हुआ था? रालेट एक्ट आया था, उसी के तो विरोध में सब कुछ हुआ। चलिए नेक्स्ट, स्वेज नहर क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर पड़ने वाली झीलों का सही क्रम बताइए। किधर से किधर लेना है? उत्तर से दक्षिण की दिशा में। तो बताइए, लेक टेम्सा, लिटिल बीटल लेक, ग्रेट बीटल लेक और लेक मंजला, कौन कौन सी लेक रहती है?
तो सबसे पहले जो है, जो क्रम वाइज है वो है लेक मंजला, लेक टिम्सा, ग्रेट बीटर लेक और लिटिल बीटर लेक। तो सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? पहला है क्लीवलैंड, लोहा एवं इस्पात के लिए प्रख्यात है। हाँ, यह पूरी तरीके से सही है। डेट्रॉयट, एक प्रश्न देखिए इसमें से जरूर आता है, आप लोग याद रख लीजिएगा। डेट्रॉयट जो है मोटर गाड़ी के लिए, हाँ यह भी सही है। मुसाबी रेंज कोयला के लिए, क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है। मुसाबी रेंज कोयला के लिए नहीं, बल्कि किसके लिए? लौह है इसके लिए। यह है कहाँ पे? यूएसए, अमेरिका। उसके बाद फिलाडेल्फिया पूत निर्माण के लिए, यह भी सही है। चलिए नेक्स्ट है, पाकिस्तान में बांग्लादेश की तुलना में अधिक जो है नस्ली और जाति विविधता मिलती है। क्या ये बात सही है? हाँ, यह पूरी तरीके से सही है। दूसरा है पंजाबी पाकिस्तान की आधिकारिक भाषा है, जबकि अधिकांश लोग जो है उर्दू भाषा का प्रयोग करते हैं। क्या ये बात सही है? बताइए। जी नहीं, ये गलत है, क्योंकि उनकी जो आधिकारिक भाषा है जस्ट उल्टा है। आधिकारिक भाषा उनकी पंजाबी न होके क्या है? उर्दू है। आधिकारिक भाषा जो है उनकी उर्दू है, और पंजाबी भाषा जो है वो ज़्यादा लोग बोलते हैं, प्रचलित है। तो जब मैंने आपको पहले भी बताया था, जब कोई भी एक गलत मिले तो तुरंत जाइए। आर गलत है, ऑप्शन नंबर सी देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट, निर्जातीय समूह और देश। चलिए मैच कराइए। यहूदी बहुत बार आता है न्यूज़ में, बताइए। इजराइल, कहाँ के हैं? इजराइल के। फिर उसके बाद टेडा, टेडा कहाँ का? लीबिया। फिर बेजा, बेजा जो है यह मिस्र। और उसके बाद लूर, लूर जो है ईरान। सही कोड क्या बन रहा है? 4312, सही जो ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट, पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं। घने वन अधिकतर पृथ्वी पर कहाँ मिलेंगे? देखिए ये ग्लोब है, पृथ्वी है। उसके बाद ये क्या है? ये बीच में है भूमध्य रेखा 0 डिग्री, जिसे क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा। इसके ऊपर क्या है? कर्क रेखा। नीचे क्या है? मकर रेखा। अब बताइए सबसे ज़्यादा अधिक वन कहाँ मिलेंगे? सबसे अधिक वर्षा जहाँ होगी, वर्षा मैक्सिमम। उसके बाद वहाँ पे जो है घने वन भी मैक्सिमम होंगे। 0 डिग्री पे सबसे ज़्यादा धूप होगी, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्लाइमेट बनेगा। वहीं पे एटमॉस्फेयर, बादल बनेंगे, फिर वहीं बारिश होगी, वहीं पे सब कुछ टेम्परेचर चलता रहेगा। तो क्या होगा? विषुवत रेखा के आसपास का क्षेत्र जो है सबसे अधिक घने बसे वनों का जो है क्षेत्र माना जाएगा। चलिए नेक्स्ट है विली विलीज है। विली विली क्या है? कई बार आ चुका है, बहुत बार मैच द फॉलोइंग में आ चुका है। बताइए। यह उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए, वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी पाई जाती है? बच्चों वाला प्रश्न, नाइट्रोजन। बच्चों वाला प्रश्न इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि लेवल आपका हाई है, नहीं तो ऐसे प्रश्न बहुत कंफ्यूज करते हैं। चलिए, करीबा बांध निर्मित है कहाँ पे? तो यह जो है जाम्बेजी नदी पर है। कहाँ है? जाम्बेजी नदी पर, जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर है। फैक्ट है, फैक्ट के रूप में आप लोग याद रखिए, प्रीवियस ईयर में आया है, फिर से रिपीट हो सकता है। नेक्स्ट है कथन और कारण। देखिए, स्वेज नहर बनने से जो है भारत की पश्चिमी देशों की दूरी कम हो गई। देखिए इसीलिए तो स्वेज नहर बनाया ही गया। दूसरा है स्वेज नहर जो है भूमध्य सागर को लाल सागर के साथ जोड़ता है। क्या ये बात सही है पूरी तरीके से? हाँ, यह बात भी पूरी तरीके से सही है, इसीलिए दूरी भी कम हुई है, कारण भी पूरी तरह से सही बता रहा है। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हरमुज जल संधि, हरमुज जल संधि पाई जाती है। देखिए हरमुज जल संधि कहाँ है? स्ट्रेट ऑफ हरमुज, एक तरफ है गल्फ ऑफ ओमान और दूसरी तरफ है पर्शियन गल्फ। पर्शियन गल्फ और ओमान गल्फ के बीच में जो है हरमुज पाया जाता है। तो बताइए क्या सही होगा? फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच में। पर्शियन गल्फ बताया था ना, अर्थात फारस की खाड़ी, उसके बाद ओमान की खाड़ी। चलिए,
निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? पहला है, देखिए, ब्राज़ील धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर, क्या ये सही है? हाँ, यह सही है। दूसरा है हम्बोल्ट, हम्बोल्ट धारा जो है यह उत्तरी प्रशांत महासागर, क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है। हम्बोल्ट धारा को देखिए, एक नाम और इसका है हम्बोल्ट धारा को, जिसे हम लोग पेरुवियन की धारा भी कहते हैं। यह कहाँ पे बहती है? ये देखिए, जो हम लोगों का दक्षिण अमेरिका का क्षेत्र होगा। एक सेकंड, आप लोग देखिए, दक्षिण अमेरिका का जो है ये पश्चिमी भाग जो है यहाँ पे ये धारा चलती है, और यह धारा कैसी है? ठंडी है। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए, नेक्स्ट है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? पहला है, अरोविले पुडुचेरी में अवस्थित है, क्या ये बात सही है? हाँ। दूसरा है बैकानूर, यूक्रेन में, क्या ये सही है? नहीं, गलत है। बैकानूर जो है यूक्रेन में न होकर कहाँ है? कजाकिस्तान में। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो गया। और बांडुंग जो है वो इंडोनेशिया में, और बट्टिकलो जो है श्रीलंका में अवस्थित है। नेक्स्ट है मैगीनाट रेखा, मैगीनाट रेखा कहाँ से कहाँ के बीच की? बताइए। यह फ्रांस और जर्मनी के बीच की रेखा है। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए, यहाँ पे कुछ और चीज़ें दी गई हैं, उन्हें भी देख लीजिए आप लोग। पूर्वी जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा, पूर्वी जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा, इसे क्या नाम दिया जाता है? हिंडनबर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिंडनबर्ग। उसके बाद अमेरिका और कनाडा के बीच की कई बार आ चुका है, महत्वपूर्ण है, 49वीं समानांतर। उसके बाद भारत और अफगानिस्तान, डूरंड। चलिए, नेक्स्ट, निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश जो है स्थल बाधित है? बताइए। देखिए, एक तो हम लोगों को पता ही होना चाहिए, नहीं पता है तो आप लोग ध्यान दीजिए, अफगानिस्तान। दूसरा जो है स्विट्जरलैंड भी होना चाहिए, क्यों? क्योंकि इसे खेल का मैदान कहा जाता है, खेल का मैदान। आप इसे वहाँ पे देखेंगे, देखिए, सबका सपना होता है एक बार स्विट्जरलैंड घूमने का। आप अगर मैप पे भी नहीं घूम पाए तो आपकी कमी है, आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि स्थल बाधित देश है। तो देखिए, 4 सही हो गया, पहला सही हो गया, 1 और 4 इसमें है, तो दूसरा हो गया हंगरी भी। सही जो ऑप्शन नंबर डी। चलिए, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन देशों के साथ जो है इजराइल की साझी सीमाएं हैं? देखिए, इजराइल की सीमा किसके साथ लगती है? इजिप्ट, जिसे क्या बोला जाता है? मिस्र। उसके बाद फिर जॉर्डन है, सीरिया है, और यहाँ देख रहे हैं ऊपर लेबनान। तो टोटल कितने देश हुए? 1 2 3 4, चारों को याद करिए आप लोग, इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान। चलिए, अब हम लोग देखते हैं अपने प्रश्न में जो प्रश्न पूछा गया है। देखिए, पहला है लेबनान, ये हम लोगों को मिला ही था, सीरिया भी मिला था, जॉर्डन यह भी मिला था, मिस्र जिसे हम लोग इजिप्ट बोलते थे। सही जो ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए, नेक्स्ट, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? बताइए। देखिए, इसमें जो सही सुमेलित नहीं है वो पहला ही है, बाल्को रायपुर में न होके कहाँ पे है? बताइए। कोरबा में, कोरबा। देखिए, रायपुर और कोरबा दोनों कहाँ हैं? छत्तीसगढ़ में। चलिए, नेक्स्ट, संगमरमर क्या है? अवसादी चट्टान, कायांतरी चट्टान या आग्नेय चट्टान? बताइए। यह कायांतरी चट्टान होती है, कई बार आ चुका है, आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट है, भारत का लौह अयस्क भंडार निम्नलिखित में से किस शैल समूह में से संबंधित है? लौह अयस्क भंडार। देखिए, लौह के लिए और कोयला के लिए बहुत कन्फ्यूजन होता है। कोयला और दोनों पूछा जाता है, कौन सी पहाड़ी पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? तो देखिए, लौह अर्थात लोहे में ही क्या लगाया जाता है? धार किस में लगेगा? लोहे में लगेगा, कोयला में थोड़ी लगेगा। और कोयला जो है वो गोंडवाना में पाया जाता है, आप लोग याद रखिएगा। तो इसका सही जो ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए, नेक्स्ट है, कपास के रेशे प्राप्त होते हैं। कपास जो है उसके रेशे किससे प्राप्त होंगे? पर्ण अर्थात ये पत्ता है, उसकी पत्ती से।
बीज, बीज जानते ही हैं, तना, मूल जिसे जड़ बोला जाता है। तो बताइए किससे होंगे? तो उसके बीज से प्राप्त होते हैं, कपास के। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र की कुल संख्या कितनी है? 15, 17, 19, 20। तो टोटल 20 है। चलिए नेक्स्ट, नदियाँ दिया गया है और बांध बताइए। बेतवा, बेतवा नदी कहाँ पे? माता टीला। दूसरा है महानदी, महानदी कहाँ से मैच होगा बताइए? हीरा कुंड। उसके बाद फिर चंबल, गांधी सागर, और ताप्ती, ककरा पार। इस प्रकार देखेंगे तो सही कोड क्या बनेगा? 2143। 2143 ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नेक्स्ट, कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है बताइए? देखिए इसका अपवाह क्षेत्र केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु एवं संघ साथी क्षेत्र जो पुडुचेरी है यहाँ पे भी बहता है। तो बताइए इसका उद्गम क्षेत्र कहाँ है? ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से। चलिए नेक्स्ट, पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी किसके लिए? लोगों को राजनैतिक जागरूकता प्रदान करने के लिए या लोकतंत्र की शक्तियों को विकेंद्रीकरण के लिए? तो सही ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामुदायिक विकास का पहला स्थापित कार्यक्रम है? सामुदायिक विकास का, देखिए सामुदायिक विकास करने के लिए राष्ट्रीय प्रसार सेवा का सबसे पहले स्थापना की गई थी। कब की गई थी? तो 1953 में। यही पहला है, सही जो ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए नेक्स्ट, भारतीय संविधान का भाग 16 अनुच्छेद जो है 330 से लेकर 342 तक किससे संबंधित है? प्रशासनिक अधिकरण से, अखिल भारतीय सेवाओं से, वित्त आयोग से या लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण तथा आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधियों से? तो किससे संबंधित है बताइए? तो यह जो है ऑप्शन नंबर डी सही होगा, लोकसभा के अनुसूचित जाति और उसके बाद जो है जनजाति के आरक्षण आंग्ल भारतीय समुदाय से संबंधित है। देखिए जो अनुसूचित जाति जनजाति का आरक्षण है वो 330 में है, आरक्षण की बात 330 में की गई, और उसके बाद 331 जो है वह आंग्ल भारतीय था। आप लोग याद रखिए 331 आंग्ल था जो समाप्त कर दिया गया है। कब से समाप्त हुआ? 104वां संविधान संशोधन जब आया था उसी समय से समाप्त कर दिया गया 131। जो यूपी पीसीएस में टारगेट आप करेंगे, अगर आप प्रीलिम्स के लिए टारगेट कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको बता दें पॉलिटी टारगेट कीजिए, पॉलिटी के प्रश्न, उसके बाद फिर जो हुए मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्न, और उसके बाद फिर देखेंगे आप इन्वायरमेंट के प्रश्न, और उसके बाद आपका जो है जियोग्राफी के प्रश्न, ये भी अच्छे होते हैं, प्लस साथ में करंट। और इसके साथ मैं आपको बता दूं बोनस के रूप में आप लोग हमेशा याद रखें कि जो हम लोगों का सेंसस है, सेंसस के जो प्रश्न आते हैं वो बहुत अच्छे से पढ़ना है, तैयार करना है। प्लस यूपी स्पेशल इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इस बार आपको मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार आयोग में काफ़ी परिवर्तन हुआ है, तो इसलिए यूपी स्पेशल के प्रश्न अच्छे खासे बनने के पूरे चांसेज हैं। क्योंकि आप देखेंगे चाहे आप मध्य प्रदेश आयोग को देख लें, चाहे राजस्थान आयोग को देख लें, किसी भी आयोग को देखेंगे तो वहाँ पे प्रश्न उनके जो बनते हैं वो अपने स्टेट के प्रश्न बहुत बनाते हैं, लेकिन पता नहीं ये दुर्भाग्य था हम लोगों का कि यूपी के प्रश्न अभी तक जो है बहुत रेयर केस में 3, 4, 2, 5 ऐसे प्रश्न आते थे। तो मुझे उम्मीद है कि इस बार इसका वेटेज बढ़ेगा, कहीं ना कहीं ये 10, 12 या 15 तक देखने को हमें मिल सकता है। तो इसलिए यूपी स्पेशल भी आप लोग ज़रूर फॉलो कीजिए। अगर आप लोग बढ़िया स्ट्रेटजी बना के ऐसे फॉलो करते हैं प्रश्नों को, तो मुझे उम्मीद है कि आपका सिलेक्शन इस बार ज़रूर से ज़रूर प्रीलिम्स में क्लियर होगा। आप लोग मेंस का दरवाज़ा आपके लिए खुलेगा, आप ज़रूर से ज़रूर कॉपी लिखेंगे मेंस की। तो चलिए ज़्यादा समय न गवाते हुए फिर आगे शुरू करते हैं हम लोगों का 51 प्रश्न से। स्ट्रेटजी के रूप में जो है हम लोग अलग से वीडियो बाद में देख लेंगे, आप लोगों की अगर इच्छा रही तब। तो बाकी अब शुरुआत करते हैं। देखिए निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में जो है कांग्रेस समाजवादी पार्टी का प्रथम अधिवेशन हुआ था? कौन सी पार्टी की बात की जा रही है? तो यह पार्टी है कांग्रेस समाजवादी पार्टी। तो बताइए कब हुआ था और किसके कार्यकाल में हुआ था? तो देखिए अगर सन की बात की जाए तो ये 1934 में हुआ था। 1934 में इसकी स्थापना होती है और इसकी अध्यक्षता जो किए थे प्रथम अधिवेशन की,
तो स्वामी जो है संपूर्णानंद के द्वारा किया गया था। आपको बता दें जयप्रकाश नारायण इसमें जो है सचिव थे। जयप्रकाश नारायण जी जो थे यह सचिव थे। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वायसराय द्वारा जो है भारत सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना की गई थी? किसकी स्थापना? भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण। तो बताइए किसके कार्यकाल में हुआ था? यह जो है लॉर्ड मियो के कार्यकाल में हुआ था। अच्छा, लॉर्ड मियो का जो कार्यकाल था ये कब से कब था? तो ये 1869 से लेकर 72 तक था। और उनके कुछ महत्वपूर्ण कार्य आपको पता होगा, जनगणना जैसे पहली बार 1871 में जो है पहली बार जनगणना इन्होंने करवाया था। और उसके बाद भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना की थी। कृषि एवं वाणिज्य विभाग की स्थापना इनके द्वारा किया गया था। और उसके बाद राज्यों में जो है रेलवे की व्यवस्था का शुभारंभ भी इन्होंने किया था। रेलवे की अच्छी से व्यवस्था का शुभारंभ। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे सेना कार्ते की उपाधि दी गई है? सेना कार्ते। देखिए इसकी पूरी कहानी समझने के लिए आप चलिए 1707 में क्या होता है, औरंगजेब की मृत्यु होती है। उसकी मृत्यु के पश्चात जो है साहू को मुगल हिरासत से मुक्त कर दिया गया। इसके पश्चात क्या हुआ, साहू और उनकी चाची ताराबाई, कौन, एक तरफ साहू थे और एक तरफ वर्सेस हो गया, कौन थी इनकी चाची? ताराबाई। इन दोनों के बीच में संघर्ष होने लगा सत्ता को लेके। अब सत्ता को लेके जब इन दोनों के बीच में संघर्ष होने लगा तो बालाजी विश्वनाथ ने साहू जी का साथ दिया। बालाजी विश्वनाथ जो थे वो साहू का साथ दिए थे। इसीलिए जो है साहू ने इनको क्या किया था, साहू ने बालाजी विश्वनाथ को जो है सेना कार्ते का पद पर नियुक्त किया था। तो क्या होगा, बालाजी विश्वनाथ को किया गया था। तो सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए निम्नलिखित में से किसने बंगाल में जो है क्रांतिकारी दल का गठन किया और उसके प्रचार और प्रसार के लिए जो है अनेक शाखाएं खोली थी? कहाँ पे इसका गठन हुआ था? तो बंगाल में क्रांतिकारी दल काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप लोग याद रखिए। और इसकी स्थापना कौन करते हैं और प्रचार प्रसार के लिए सबसे ज़्यादा प्रयास कौन करते हैं? तो अरविंद घोष के द्वारा किया जाता है। तो सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किसके द्वारा मेट्रोपॉलिटन कॉलेज की स्थापना की गई? देखिए यह महत्वपूर्ण प्रश्न है और सबसे पहले ये फैक्ट आप लोग बताइए कि मेट्रोपॉलिटन कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी। चलिए मैं उसके बारे में बताऊंगा आपको बाद में, लेकिन इसके पहले आप ये जानिए कि ईश्वरचंद्र विद्यासागर कौन किए थे? ईश्वरचंद्र विद्यासागर के द्वारा किया गया था। और यह आपको पता है ईश्वरचंद्र विद्यासागर सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में काम किए थे? तो यह देसी भाषा और जो है लड़कियों की शिक्षा पर ज़्यादा फोकस था इनका। अब इन्होंने मेट्रोपॉलिटन कॉलेज की स्थापना की थी और कहाँ की थी? यह कलकत्ता में हुआ था। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। आप लोग याद रखिए, ये फैक्ट पूछा जा सकता है। तो सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए किस सम्मेलन में कर्नल मैकमोहन द्वारा तिब्बत, चीन और भारत के बीच सीमा के रूप में मैकमोहन रेखा प्रस्तावित किया था? अर्थात जो है मैकमोहन रेखा जो है किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी? कौन सा सम्मेलन था वो? देखिए पहला फैक्ट तो ये है कि आपको बता दें अधिकारी जो भारतीय ब्रिटिश सेना के अधिकारी थे लेफ्टिनेंट कर्नल सर आर्थर हेनरी मैकमोहन, जो ब्रिटिश भारत में एक प्रशासक भी थे, इनके द्वारा जो है प्रसिद्ध मैकमोहन रेखा का सीमांकन किया गया था। कब हुआ था? तो यह 1914 में। कब हुआ था? 1914 में। 1914 में क्या हुआ था? शिमला सम्मेलन। क्या हुआ था? शिमला सम्मेलन, इसी में प्रस्तावित किया गया था। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कारखाना अधिनियम 1881 उन कारखानों पर लागू था जहां श्रमिकों की संख्या कम से कम 100 थी। तो बताइए क्या ये कथन सही है? जी हाँ, यह कथन पूरी तरीके से सही है। अच्छा ये बताइए उस समय जो है गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड रिपन थे। कौन? लॉर्ड रिपन। उसके बाद फिर अगला है 7 से 12 वर्ष। 7 से लेके 12 वर्ष के बच्चों के काम करने की अवधि 9 घंटे तक अधिनियम ने निर्धारित किया था। अर्थात इस अधिनियम में निर्धारित किया गया था कि 9 घंटे कार्य करेंगे 7 से 12 वर्ष तक। तो यह कथन भी जो है पूरी तरीके से सही है। तो क्या होगा? दो के दोनों उपरोक्त सही हैं क्योंकि सही उत्तर पूछा भी जा रहा है। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे? महत्वपूर्ण संस्था है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, आप लोग बताइए। तो बताइए कौन होगा? देखिए इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो वल्लभ भाई पटेल थे। अच्छा इसके संस्थापक कौन थे? संस्थापक भी यही थे, संस्थापक वल्लभ भाई पटेल थे। अच्छा एक फैक्ट और,
स्थापना कब होती है? 1947 में। आप लोग याद रखिए 1947 जब भारत आज़ाद हुआ था, ये मई में हुई थी। आज़ादी तो हमें जाके अगस्त में मिली थी। चलिए, स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? स्वतंत्र लेबर पार्टी महत्वपूर्ण है। देखिए, आप लोगों को बता दें, आधुनिक भारत में आप लोग जितनी भी पार्टी संगठन बने हैं उनको कौन से वर्ष में हुआ था, उनका मुख्य एम क्या था और प्लस उनका सन क्या था, ये जरूर से जरूर आप लोग एकदम कांग्रेस के पूर्व के, कांग्रेस के बाद के सबको याद रखिए, क्योंकि यहाँ से मैच द फॉलोइंग करके या तो सीधा प्रश्न बना के यहाँ से प्रश्न आपको जरूर से जरूर मिलेंगे। ये एकदम चीटिंग का एरिया है, आप समझ लीजिए। ये लगातार निरंतर आ रहे हैं और आते भी रहेंगे। आपको बता दें, चैनल पे जाएंगे, आपको प्लेलिस्ट में या आपको सेपरेट भी वीडियो मिलेगा। रट्टा मार सीरीज करके एक वीडियो हम लोग बनाए थे, उसको आगे नहीं बढ़ाया गया, लेकिन उसमें ये सीरीज चलाई गई थी। वहाँ पे आप लोग पूरी लिस्टिंग एक साथ देख सकते हैं। बताइए, स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? यह इसकी स्थापना जो है BR अम्बेडकर के द्वारा की गई थी 1936 में। 36 में आपको बता दें 37 का जो चुनाव हुआ था 1937 के चुनाव में इसने जो है 15 सीटें जीती थी, 15 सीटें पे जीत हासिल किया था। चलिए, नेक्स्ट है प्रथम भारतीय आम चुनाव जो 1951 से 52 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, अब इसमें पहला कथन है, इस चुनाव में 14 जो है राष्ट्रीय दल शामिल हुए थे। क्या ये कथन सही है? जी हाँ, सही है। अभी तक आपको याद नहीं था तो ये फैक्ट याद रखिए। दूसरा है, भारत की तत्कालीन जनसंख्या की लगभग आधी आबादी जिन्होंने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली थी को मतदाता के तौर पर पंजीकृत किया गया था। क्या ये कथन सही है? जी नहीं, ये गलत है, क्योंकि हम लोग संशोधन में भी पढ़ते हैं 18 वर्ष बाद में जोड़ा गया था। पहले क्या था? पहले 21 वर्ष था, 21 वर्ष, इसलिए ये गलत होगा। हम लोगों को सही उत्तर भी पूछा जा रहा है, तो सही कथन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। अच्छा, आप लोगों का यहीं पे पॉलिटी का एक प्रश्न है कि उस समय जो है मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे, सुकुमार सेन। महत्वपूर्ण फैक्ट है, पूछा भी गया है शायद पिछली बार या उसके पहले भी किसी आयोग के किसी प्रश्न में आया भी था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वेद समाज की स्थापना की प्रेरणा देवेंद्र नाथ टैगोर से मिली, जिसके फलस्वरूप 1864 में जो है मद्रास में वेद समाज की स्थापना की गई। तो बताइए, क्या ये कथन सही है? जी नहीं, यह कथन जो है गलत है, क्योंकि देवेंद्र नाथ टैगोर से नहीं मिली थी, बल्कि किससे मिली थी? केशव चंद्र सेन से मिली थी। किससे? केशव चंद्र सेन से। यह तो हम लोगों का गलत हो गया। बाकी फैक्ट महत्वपूर्ण है, आप लोग जानते रहिए। इसके फलस्वरूप जो है 1864 में मद्रास में वेद समाज की स्थापना की गई। वेद समाज को दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज भी कहा जाता है। क्या ये कथन सही है? जी हाँ, यह पूरी तरीके से सही है। सही उत्तर पूछा जा रहा है तो हम लोगों से सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए, नेक्स्ट है, बंगाल के क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है असत्य है? पहला है, बंगाल के क्रांतिकारी आंदोलन का सूत्रपात भद्रलोक समाज ने किया था। क्या ये सही है? जी हाँ, यह पूरी तरीके से सही है। चलिए आगे देखते हैं। आगे था 1902 में पुतिन दास ने ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। 1902 में पुतिन दास के द्वारा ढाका में अनुशीलन समिति की स्थापना की गई थी। यह पूरी लाइन ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट भी है, यह सही है। तीसरा है, कलकत्ता अनुशीलन समिति बंगाल का पहला आतंकवादी संगठन था। तो बताइए, क्या ये सही है? जी नहीं, यह गलत है, क्योंकि कलकत्ता अनुशीलन समिति ने बल्कि ढाका का जो अनुशीलन समिति था यह पहले क्या था? पहला आतंकवादी संगठन था। तो इस प्रकार हम लोगों का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी मिल चुका है। आगे भी फैक्ट देख लीजिए। 1915-16 में बंगाल में राजनीतिक डकैतियां तथा हत्याएं अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी। तो यह भी कथन जो है पूरी तरीके से सही है। चलिए, दुर्भिक्ष जांच आयोग महत्वपूर्ण आयोग है। दुर्भिक्ष जांच आयोग जिसके अध्यक्ष सर जॉन वुडहेड थे संबंधित हैं। तो बताइए, देखिए इसमें जो पूछा जा रहा है कालक्रम ही पूछा जा रहा है कि कौन से सन में हुआ था। तो देखिए, बंगाल दुर्भिक्ष जो 1943 के कारणों की जांच करने के लिए ये बनाया गया था। तो सही जवाब क्या बनेगा इसका? ऑप्शन नंबर सी होगा। आपको बता दें, इसमें एक महत्वपूर्ण फैक्ट ये है कि 15 लाख लोग मारे गए थे, ऐसा अनुमान लगाया गया था, जबकि कुछ इतिहासकार भारत के तो वो तो 60 लाख तक की संख्या बताते हैं। चलिए, नेक्स्ट है, किस ब्रिटिश कमांडर इन चीफ ने गोरखा रेजिमेंट की सहायता से 1857 के विद्रोह के दौरान लखनऊ नगर पर अधिकार प्राप्त करने में सफलता पाई? देखिए, आपको एक फैक्ट बता दें कि आप लोगों को लग रहा होगा कि कुछ में मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। उसके पीछे रीज़न ये है कि आप लोग देखिए, आप सिविल सर्विसेज की स्टडी कर रहे हैं, आप लोग सिर्फ आपको क्लू दिया जा रहा है यहाँ पे कि आंसर किस डायरेक्शन में जा रहा है, कहाँ आपका
आपकी कमी है। अगर पूरा एक्सप्लेन करने बैठेंगे ना तो एक पेपर बहुत बड़ा हो जाएगा, इसीलिए आप लोग उसको हैंडल कीजिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो आप खुद स्टडी कीजिए, आप खुद अपना वीकनेस को समझिए। और मैं तो कहता हूँ कि आप इसको पेपर को सॉल्व करते समय पेन और पेपर जरूर साथ में रखिए। इससे क्या होगा कि आप उसको टाइमलाइन कर सकते हैं, आप उसको नोट कर सकते हैं कि कौन सी टॉपिक से आपका प्रश्न छूट रहा है, कौन से चैप्टर से कौन सा टॉपिक आपका वीक है, फिर उसको आप नोट डाउन करके फिर बाद में जाके उसको रिवाइज करिए, आपका काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा। तो बताइए, किस ब्रिटिश कमांडर इन चीफ ने गोरखा रेजिमेंट की सहायता से 1857 के विद्रोह के दौरान जो है लखनऊ नगर पर अधिकार प्राप्त करने में सफलता पाई? तो बताइए वह कौन था? वह सर जो है कालिन कैंपबेल था। सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, कई बार 1857 के विद्रोह में पूछा गया था लखनऊ से कौन थी, तो बेगम हजरत महल दे। कौन थे? बेगम हजरत महल। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना की थी? किसकी? भारतीय सामाजिक सम्मेलन। देखिए, भारतीय सामाजिक सम्मेलन जो है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो रघुनाथ राव एवं एम.जी. रानडे के द्वारा। तो सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी। देखिए, सामाजिक सुधार है तो आपको बता दें कि इसकी स्थापना पहली बार इसका सम्मेलन कब हुआ था, तो 1887 में हुआ था। और ये कुछ महत्वपूर्ण कार्यों पे काम कर रहे थे, जैसे बहुपत्नी विवाह का विरोध करना इनका था, और जो है अंतर जाति विवाह को प्रोत्साहित करना, और उसके बाद कुलीन प्रथा का विरोध करना, और बाल विवाह को रोकने के लिए इन्होंने याचना भी लगाई थी। तो काफ़ी महत्वपूर्ण इनके सामाजिक सुधार थे। नेक्स्ट है अहमदिया आंदोलन, जो उदार सिद्धांतों पर आधारित था, का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? किसका? अहमदिया आंदोलन का। तो बताइए कहाँ से हुआ था? यह कादिया पंजाब से हुआ था। कहाँ से? कादिया पंजाब से। आपको बता दें इसकी स्थापना जो है 1889 में मिर्ज़ा गुलाम अहमद के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? मिर्ज़ा गुलाम अहमद के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो 1751 से लेकर 1755 के संबंध में कौन सा कथन जो है सही नहीं है? देखिए, पहला है अंग्रेजों ने हैदराबाद में नासिर जंग का साथ दिया था। यह बात जो है पूरी तरीके से सही है। नेक्स्ट है, फ्रांसीसियों ने हैदराबाद में अनवरुद्दीन का साथ दिया। क्या ये कथन सही है? जी नहीं, यह गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि फ्रांसीसियों ने हैदराबाद में अनिरुद्दीन का साथ नहीं दिया था, बल्कि अंग्रेजों ने साथ दिया था। तो यह कथन क्या होगा? पूरी तरीके से गलत है। नेक्स्ट है, फ्रांसीसियों ने कर्नाटक में चांद साहब का साथ दिया था, अंग्रेजों ने कर्नाटक में अनिरुद्दीन का साथ दिया था। यह कथन सही है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने रिंग फेंस की नीति का अनुसरण किया था? बताइए किसके द्वारा किया गया था? यह वारेन हेस्टिंग के द्वारा किया गया था। सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए। ये रिंग फेंस क्या है? देखिए, मान लीजिए जैसे भारत का ये कोई क्षेत्र है, ये इस क्षेत्र पे क्या है? अंग्रेजों का कब्जा है, अंग्रेज हैं यहाँ पे, अंग्रेजों का हुकूमत चलता है। इसके बाहर वाले जो राज्य हैं, उस बाहर वाले राज्यों को ये लोग क्या करते थे कि यहाँ पे अपनी सेना रखना है, यहाँ कूटनीति से अपने चाल रखना है, क्योंकि अगर कोई बाहरी युद्ध होता है तो सबसे पहले यहीं पे होगा, हमारे पे अटैक नहीं होगा। यही रिंग फेंस है, अर्थात एक घेराव की नीति बना ली गई थी। इसी का अनुसरण वो करते थे। आप लोगों ने इतिहास में पूरा डिटेल में पढ़ा होगा, मैंने बस लिंक आपको दिया है कि यहाँ पे ये चीज़ें समाहित की गई। नेक्स्ट है, ब्रिटिश सरकार ने निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को अर्ल ऑफ अराकान की उपाधि प्रदान की? देखिए, अर्ल ऑफ अराकान की उपाधि जो है यह किसको मिलती है? तो यह लॉर्ड एमहर्स्ट को मिलती है। सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए, ये प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जब हुआ था उसमें यानडूब की संधि हुई थी। उस संधि में जो है इन्होंने महत्वपूर्ण रोल निभाया था अंग्रेजों की तरफ से, और इसीलिए जो है इनको यह उपाधि प्रदान की गई थी अंग्रेजों के द्वारा। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह को निम्नलिखित में से किन्होंने सिपाही विद्रोह करार दिया? देखिए, 1857 की क्रांति में कौन इतिहासकार किस एंगल से बोल रहा है, ये भी प्रश्न आजकल बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो देखिए, इसमें जो सिपाही विद्रोह की संज्ञा दी गई थी वह सर सैयद अहमद खां के द्वारा कही गई थी, और उसके बाद मुंशी जीवनलाल के द्वारा कही गई थी, और दुर्गादास बंदोपाध्याय के द्वारा कही गई थी। तो सही जवाब क्या बनेगा? 1, 3 और 4 सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट है, थियोसोफिकल सोसाइटी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। थियोसोफिकल सोसाइटी, देखिए थियोसोफिकल सोसाइटी थी वह विदेशी विचारों पर आधारित तथा पूर्णतः भारतीय दर्शन पर आधारित एक आंदोलन था। सबसे पहले इसकी शुरुआत अमेरिका में होती है। कब? 1875 में। 1875 में यूएसए में इसकी शुरुआत होती है। और आपको पता होगा कि मैडम HP ब्लावस्की थी।
ब्लावत्स्की मैडम जो है HP ब्लावत्स्की थी और तथा अमेरिका के HS अल्काट ने की थी। थियोसोफिकल सोसाइटी के संदर्भ में जो है आइए अब कथन को देखते हैं। इसका विश्वास आध्यात्मिक भातृत्व में था, तो यह कथन जो है सही है। दूसरा है इसका पुनर्जन्म तथा आत्मा में विश्वास नहीं था, यह कथन गलत है। इसका विश्वास था तभी तो यह भारत में फलेगा फूलेगा, क्योंकि आपको पता है हिंदू धर्म में यह मान्यता मानी जाती। नेक्स्ट है यह देसी विचारों पर आधारित तथा पूर्णतः पाश्चात्य दर्शन पर विचारित जो है आंदोलन था, यह जो है गलत है। देखिए यह जो है पूर्णतः पाश्चात्य दर्शन पे नहीं था, बल्कि इसमें भारतीय दर्शन बहुत इसमें समाहित किए गए थे, इसीलिए जो है यह काफ़ी फला फूला था। नेक्स्ट है भारत में इस सोसाइटी का मुख्यालय जो है अडायर मद्रास में स्थापित किया गया था, यह कथन भी सही है। और आपको पता होगा कि थियोसोफिकल सोसाइटी में भारत में कौन सक्रिय था, तो एनी बेसेंट थी। कौन थी? एनी बेसेंट। बेसेंट का नाम आप लोग कई बार पढ़े भी होंगे। तो यह कथन भी सही है। और पहला और चौथा ये दो कथन तो हम लोगों को सही मिले हैं, बाकी दो गलत मिले हैं। सही उत्तर पूछा जा रहा है, सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट है रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है। देखिए पहला है, देखिए सबसे पहला फैक्ट आप लोग ये जानिए कि ये रैयतवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो यह रीड थे, आपको याद होगा, और मुनरो। रीड और मुनरो जन्मदाता माना जाता है इनको। पहला पढ़िए, यह व्यवस्था भारत के सबसे बड़े भूभाग में लागू थी। हाँ, यह कथन जो है पूरी तरीके से सही है, लगभग 50% भारत कवर किया गया था। नेक्स्ट है भूमि का स्वामित्व किसानों को दिया गया, यह कथन भी पूरी तरीके से सही है। 1792 ईस्वी में यह व्यवस्था बारामहल जिले में पहली बार हार्ड मैकेंजी द्वारा लागू किया गया, तो यह कथन जो है गलत है। हार्ड मैकेंजी द्वारा इसे लागू नहीं किया गया था, बल्कि किसके द्वारा किया गया था? कर्नल रीड के द्वारा। किसके द्वारा? कर्नल रीड के द्वारा जो है लागू किया गया था, यह कथन गलत है, यही हम लोगों को ढूंढना था। नेक्स्ट है 1820 में यह व्यवस्था जो है मद्रास में लागू कर दी गई थी, यह कथन भी पूरी तरीके से सही है। चलिए नेक्स्ट है अमीनी समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? अमीनी समिति, देखिए स्थापना 1778, किसके लिए? भू राजस्व और अकाल के लिए। भू राजस्व और अकाल से संबंधित। सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट है आंग्ल मैसूर युद्ध के संबंध में गवर्नर जनरल निम्नलिखित में से नहीं है, तो बताइए कौन से गवर्नर जनरल इसमें नहीं है? तो देखिए हम लोग कई बार पढ़े भी हैं इतिहास में, वारेन हेस्टिंग इसमें शामिल था, कॉर्नवालिस शामिल था और वेलेजली शामिल था। टोटल कितने हुए थे आंग्ल मैसूर युद्ध? टोटल 4 हुए थे। कितने हुए थे? 4 हुए थे। इसमें जो शामिल नहीं था वो लॉर्ड एमहर्स्ट था, यह शामिल नहीं था, तो सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इजारेदारी प्रथा को वारेन हेस्टी ने लागू कराया, तो बताइए क्या यह कथन सही है? जी हाँ, यह पूरी तरीके से सही है। इजारेदारी प्रथा जो है वारेन हेस्टिंग के द्वारा चलाया गया था, सबसे पहले कब? 1772 में। उसके बाद है 1793 में पंचवर्षीय ठेके की जगह जो है ठेके की अवधि 1 वर्ष कर दी गई। देखिए पहले इसमें पंचवर्षीय ठेके का जो है कार्य होता था, यह बात भी सही है, और उसको बाद में बदल के 1 वर्ष कर दिया गया, यह भी सही है। लेकिन जो सन है 1793 यह गलत दिया गया है। 1793 की जगह क्या होगा? 1777 में यह कार्य किया गया था, यह गलत हो गया। हम लोगों का सही उत्तर का चुनाव करना है हम लोगों को, तो सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट है धन की निकासी पर लिखी गई पुस्तक एवं लेखक सुमेलित नहीं है। देखिए पहली पुस्तक महत्वपूर्ण पुस्तक है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी, सही है। दूसरा है पॉवर्टी प्रॉब्लम इन इंडिया, पॉवर्टी प्रॉब्लम इन इंडिया, जीवी जोशी, यह गलत है। जीवी जोशी के द्वारा यह पुस्तक नहीं लिखी गई थी, बल्कि किसके द्वारा लिखी गई थी? पृथ्वी चंद्र राय के द्वारा। पृथ्वी चंद्र राय, तो दूसरा हम लोगों को गलत मिल गया। बाकी देखिए इकोनॉमिस्ट हिस्ट्री ऑफ इंडिया आरसी दत्त और इमसे ऑन इंडिया इकोनॉमी रनाडे के द्वारा लिखी गई थी। इस प्रकार जो है हम लोगों को सही आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देखिए भारत शासन अधिनियम 1919 के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है सही नहीं है? 1919 इसे क्या बोला जाता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। चलिए पहला देखिए प्रांतों के हस्तांतरित विषयों पर भारत सचिव का नियंत्रण कम हो गया, जी हाँ, ये कथन सही है। दूसरा है गवर्नर जनरल अध्यादेश जारी कर सकता था तथा प्रभावित वर्ष जो है 1 वर्ष रहता था, क्या ये सही है? जी नहीं, ये गलत है। 1 वर्ष ना 6 माह था, 6 माह तक कार्य कर सकता था गवर्नर जनरल का जो अध्यादेश रहता था।
सही जो ऑप्शन नंबर बी मिल चुका है। द्वैध शासन पद्धति 1 अप्रैल 1921 को लागू की गई थी। जी हाँ, ये सही है। और उसके बाद बजट पर बहस हो तो सकती थी, पर मतदान का अधिकार नहीं दिया गया था। यह भी कथन जो है पूरे तरीके से सही है। आपको बता दें एक महत्वपूर्ण फैक्ट जो है भारत शासन अधिनियम 1919 का जो है प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था। प्रांतों में महत्वपूर्ण है, आप लोग कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि प्रांत में और केंद्र में दोनों में अलग होता है। प्रांत में यहाँ द्वैध शासन लागू हुआ था, ये कई बार प्रश्न आ चुका है और बहुत बार कंफ्यूज करता है सबको, तो इसको भी आप लोग फैक्ट के रूप में याद रखिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस विद्रोह को कुचलने के लिए वारेन हेस्टिंग को कठोर कार्रवाई करनी पड़ी थी? तो बताइए वह कौन सा विद्रोह था? यह था सन्यासी विद्रोह। कहाँ पे हुआ था? बंगाल में। इसी को कुचलने के लिए सबसे ज़्यादा मेहनत करना पड़ा था किसे? वारेन हेस्टिंग को। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने 1942 ईस्वी में बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज तिरंगा फहराया? तो बताइए यह कौन थी? यह अरोड़ा आसफ अली थी। सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी। और इनका पूरा लाइफ साइकिल 1909 से लेके कितने तक था? 1996 तक। इतने दिनों में इन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब सभी आंदोलनों में लगभग सक्रिय भूमिका निभाई, चाहे वो समन्वय अवज्ञा आंदोलन रहा हो, चाहे वो व्यक्तिगत सत्याग्रह रहा हो। उसके बाद फिर ये कार्य करते हैं 1942 में इन्होंने जो है ग्वालियर टैंक में मैदान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज अर्थात तिरंगा फहराया था। ये महत्वपूर्ण है, कई बार फैक्ट के रूप में आ भी चुका है। महिलाएं जो भी आपको इतिहास में मिलती हैं उनके बारे में अलग से आप छोटा सा शॉर्ट नोट्स बना के उनके बारे में थोड़ी जीवनी आप लोग जरूर रखिए, ये आपको मेंस में काम आएगा। मेंस में लिखते समय आपको कहीं ना कहीं कोट करते हुए जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने नए लेटर्स जनरल मामले में जो है केसरी में विद्रोहात्मक लेखन पर तिलक के मामले की वकालत की? तो बताइए। देखिए यहाँ पे दो एक फैक्ट है, आपको पता होगा कि जो ये लेख रहता था केसरी के लेखक तिलक रहते थे, और जो इसमें वकालत करने वाले थे, मान लीजिए कोई ऐसा हुआ कि सरकार के विरोधी में कोई चीज़ें लिखी गई तो उसके ऊपर केस हो जाता था, तो उसी सब समस्याओं को देखते हुए यहाँ पे जो लेटेस्ट जनरल मामले में एक केस हुआ था उसमें कौन वकालत किया था यही पूछा भी जा रहा है। तो यह बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा वकालत की गई थी। सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने जो है हेनरी विवियन डेरोजियो के बारे में आधुनिक सभ्यता के अग्रदूत एवं अपनी जाति के पिता कहा है? तो बताइए किसके द्वारा कहा गया है? यह जो है सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा कहा गया है। आपको बता दें यंग बंगाल आंदोलन के एक महान नेता थे। कौन? हेनरी विवियन डेरोजियो। यह आंग्ल भारतीय थे। आंग्ल भारतीय आप लोग कई बार पढ़े होंगे, लेकिन आंग्ल भारतीय होता कौन है? आंग्ल भारतीय वैसे भारतीय जिनके गार्जियन या तो कहीं न कहीं से वो अंग्रेज रहते हैं, बाकी वो भारतीय रहते हैं। देखिए सभी अंग्रेज खराब नहीं थे, बहुत से लोग ऐसे थे जो इतिहास में बहुत अच्छा कार्य किए हैं हम लोगों की आज़ादी से लेके विभिन्न कार्य के लिए। नेक्स्ट है जस्टिस पार्टी का गठन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? जस्टिस पार्टी देखिए डॉक्टर सी नतेशा मुदलियार के द्वारा जो है जस्टिस पार्टी का गठन किया गया था। कब हुआ था इसका गठन? 1916 में। चलिए नेक्स्ट है चंपारण सत्याग्रह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए पहला स्टेटमेंट देखिए, गांधी जी के नेतृत्व में भारत में किया गया पहला सत्याग्रह था, तो यह सही है। अच्छा चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। आप लोग डेट याद रखिए। नेक्स्ट है एमजी रंगा ने गांधी के चंपारण सत्याग्रह का समर्थन किया था। यह कथन जो है पूरी तरीके से गलत है, आप लोग इनका नाम याद रखिए। एमजी रंगा यह जो है विरोध किए थे, समर्थन नहीं किए थे। नेक्स्ट है रविन्द्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के बाद गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी। देखिए शब्दों का जाल इसे ही कहते हैं। सत्याग्रह के बाद नहीं, सत्याग्रह जब हो रहा था उसी समय उन्होंने इनको महात्मा की उपाधि दी थी। यह भी कथन जो है गलत हो गया। उसके बाद है बिहार के दक्षिण पूर्व में स्थित चंपारण वह इलाका है जहां सत्याग्रह की नींव पड़ी। तो बताइए ये कथन सही है? जी नहीं। इसके लिए देखिए थोड़ा सा डीप में जाके भी पूछ लिया गया, चंपारण डिस्ट्रिक्ट है कहाँ पे भी, तो यह दक्षिण पूर्व में नहीं है। दक्षिण पूर्व में न रह के कहाँ पे है? उत्तर पश्चिम में है। कहाँ है? उत्तर पश्चिम में। यह भी गलत हो गया। तो हम लोगों का सही जवाब पूछा जा रहा है क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। देखिए एक ही प्रश्न में जियोग्राफी हिस्ट्री सब कुछ समाहित करके पूछा जाता है, इसीलिए स्टेटमेंट के प्रश्न बनाए जाते हैं और स्टेटमेंट के प्रश्न थोड़े हार्ड भी होते हैं। चलिए नेक्स्ट है बाबुल मोरा नैहर छूटा जाए नामक रचना के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? बताइए यह किसकी पुस्तक है? अवध के स्वतंत्र शासकों की श्रृंखला में अंतिम शासक वाजिद अली शाह एक महत्वपूर्ण लेखक थे, उनके द्वारा ये लिखा गया है। आप लोग याद रखिए क्योंकि देखिए अवध यूपी में ही पड़ता है और यूपी के लिए महत्वपूर्ण है, उनके शासक और उनकी रचनाएं जो है रही हैं।
आप देखेंगे कई बार वाजिद अली शाह से कई बार प्रश्न आए हैं प्रीवियस ईयर में, आप देखेंगे तो। जाट राज्य भरतपुर का वास्तविक संस्थापक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? बताइए, जाट राज्य भरतपुर का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? बदन सिंह। किसको? बदन सिंह को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने कोरोमंडल तट, विशेष रूप से पुलिकट में एक रीडिंग पोस्ट की स्थापना की? बताइए, इसकी स्थापना जो है किसके द्वारा की गई थी? डच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। तो सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, डचों द्वारा भारत में क्रमशः 1616 ईस्वी और 1627 ईस्वी में जो है स्थापित फैक्ट्रियाँ निम्नलिखित में से कौन है? देखिए, सबसे पहले 1605 में डचों ने जो है आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में, आंध्र प्रदेश एपी के मसूलीपट्टनम में जो है उन्होंने सबसे पहले अपनी व्यापारिक फैक्ट्री खोली थी। उसके बाद जो है यहाँ पूछा जा रहा है कि 1616 और 1627 में कहाँ कहाँ खोली थी? तो 1616 में उन्होंने सूरत में खोली थी और उसके बाद जो है 1627 में बंगाल में। सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, पुर्तगालियों ने किस मुगल सम्राट की अनुमति से जो है हुगली में कारखाना स्थापित किया? बताइए, किसके शासनकाल में या किस मुगल सम्राट की अनुमति ली थी? तो ये अकबर के लिए थे। सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट है, भारत में स्थापित डेनिश बस्तियों में निम्नलिखित में से शामिल नहीं है? तो बताइए, इसमें कौन शामिल नहीं था? वह था मसूलीपट्टनम। अभी हम लोगों ने देखा मसूलीपट्टनम में कौन था? डच थे। कौन था? डच थे। बाकी आप देखिए तरंकोबार में और सेरामपुरा जिसे श्रीरामपुर कहते हैं, और उसके बाद निकोबार द्वीप, तीनों जगह स्थापित है। अच्छा, ये तीनों लोकेशन है कहाँ? तरंकोबार बताइए कहाँ पे है? यह तमिलनाडु। और सेरामपुरा जिसे श्रीरामपुर भी कहते हैं, ये कहाँ है? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में। और उसके बाद निकोबार द्वीप, आपको पता ही। नेक्स्ट है, मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के शासनकाल से संबंधित संधि नहीं है? मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम के शासनकाल से संबंधित कौन सी संधि नहीं है? तो बताइए। देखिए, जो पहली है झलकी की संधि, झलकी की संधि में जो है पेशवा बाजीराव प्रथम नहीं थे, बल्कि इसमें कौन था? पेशवा बालाजी बाजीराव थे। कौन थे? बालाजी बाजीराव थे। बाकी दुरई की संधि, वरना की संधि और मुंगी शिवगंगा की संधि, तीन के तीनों में यही थे। चलिए नेक्स्ट है, ब्लू वाटर पॉलिसी किस पुर्तगाली गवर्नर से संबंधित है? ब्लू वाटर पॉलिसी, तो बताइए। शांत जल की नीति भी इसे कहा जाता है हिंदी में। यह किससे संबंधित थी? यह फ्रांसिस्को डी अल्मीडा से संबंधित थी। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। यह कहाँ से था? यह पुर्तगाल से था। सबसे पहले यही आया था भारत में। ये सबसे पहले यही, मतलब पुर्तगीज सबसे पहले भारत में आए थे। नेक्स्ट है, डचों द्वारा निम्नलिखित में से किस टकसाल से भगवान वेंकटेश्वर, भगवान विष्णु के चित्र वाले सोने के पैगोडा सिक्के जारी किए गए? तो बताइए, यह पुलिकट से हुआ था। कहाँ से हुआ था? पुलिकट से। चलिए नेक्स्ट है, विद्रोह और नेतृत्वकर्ता निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आप बताइए। पहला देखिए, चेर विद्रोह भूसर सिंह के द्वारा, जी हाँ सही है। दूसरा, कोल विद्रोह सुरगा तथा सिंगराय के द्वारा, यह भी सही है। रामोसी विद्रोह उमा जी के द्वारा, यह भी सही है। अहोम विद्रोह जवाहरमल, क्या ये सही है? जी नहीं, ये गलत है। चौथा ही हम लोगों को मिल गया। अहोम जो है, अहोम विद्रोह ये किसके द्वारा हुआ था? गदाधर सिंह के द्वारा, गदाधर सिंह, ये होगा गलत। इस प्रकार सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है, बंगाल में कर कृषि प्रथा की शुरुआत किस नवाब द्वारा की गई थी? कर कृषि प्रथा, जो मुर्शिद कुली खां था, उसने जो है जागीर भूमि के काफ़ी बड़े हिस्से को खालसा में परिवर्तित कर जो है कर कृषि प्रथा की शुरुआत की थी। तो कौन होगा? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने अवध के शासक के रूप में राजा की उपाधि धारण की थी? अवध के शासक के रूप में, तो बताइए कौन था वो थे सयादत खान द्वितीय। सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी। ये 1819 में और सातवें राजा के रूप में जो है उपाधि धारण किए थे। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अप्रैल 1774 में रूहेला सरदार हाफिज रहमत खां और सुजाउद्दौला के मध्य युद्ध हुआ। क्या ये कथन सही है? जी हाँ, यह पूरी तरीके से सही है। नेक्स्ट है, सुजाउद्दौला ने संपूर्ण रुहेलखंड को अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया। यह कथन भी जो है सही है।
इस प्रकार क्या होगा, सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि हम लोगों से सही उत्तर पूछा भी जा रहा है। आप लोग यूपी की हिस्ट्री अगर पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी ये आपको एक्स्ट्रा डिटेल में मिल जाएगा। बाकी हिस्ट्री के कोई अच्छी पुस्तक हो तो वहाँ पे भी मिल जाएगा। बंगाल के कलकत्ता में अनुशीलन समिति का गठन किसने किया था? तो बताइए किसके द्वारा किया गया था? यह देखिए पी मित्र के द्वारा किया गया था, पी मित्र के द्वारा। और आपको बता दें यह जो है बंगाल के क्रांतिकारियों को प्रथम गुप्त संगठन अनुशीलन समिति था। इसकी स्थापना कब होती है? 1902 में। चलिए नेक्स्ट है मुक्ति कौन पाथे मुक्ति किस मार्ग से नामक पुस्तक में निम्नलिखित में से किस पत्र पत्रिकाओं के कुछ प्रमुख लेखों का संग्रह प्रकाशन हुआ? तो बताइए कौन सा पुस्तक का जो है लेख संग्रहित किया गया था? तो ये था युगांतर। अच्छा, युगांतर के लेखक कौन थे? बहुत महत्वपूर्ण है, बरीन्द्र कुमार घोष और भूपेंद्र कुमार दत्त। ये दोनों लोगों ने मिलकर युगांतर, एक साप्ताहिक पत्रिका थी जिसका प्रकाशन करते थे। नेक्स्ट है लाला लाजपत राय ने कांग्रेस की स्थापना के संबंध में अंग्रेजों की नीति की व्याख्या और आलोचना किस पुस्तक में की है? तो बताइए कौन सी पुस्तक है? काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है इनकी, अनहैप्पी इंडिया एवं पंजाबी। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट है पूर्वी एशियाई क्षेत्रों से व्यापार करने के लिए पुर्तगालियों का एक प्रमुख बंदरगाह निम्नलिखित में से था। देखिए नागपट्टनम कौन सा था? नागपट्टनम जो है मलक्का, मनीला इत्यादि पूर्वी एशियाई क्षेत्रों से जो है व्यापार करने के लिए पुर्तगालियों का एक प्रमुख बंदरगाह था। तो सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी। बंगाल के किस शासक ने पुर्तगालियों को चटगांव और सतगांव में फैक्ट्री खोलने की अनुमति प्रदान की? तो बताइए बंगाल के वे किस शासक थे? तो देखिए यह शासक थे महमूद शाह। कौन थे? महमूद शाह। और ये 1536 में ये अनुमति देते हैं। तो सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट है डच अंग्रेज संघर्ष के मध्य निम्नलिखित में से किसके द्वारा कोलाचेल के युद्ध में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को पराजित करने के साथ ही मालाबार क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में? मालाबार क्षेत्र में डच शक्ति का पूर्णतः पतन हो गया? तो बताइए कौन सा क्षेत्र है? वो है त्रावणकोर। सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, कब ये युद्ध हुआ था? 1741 में हुआ था। कब हुआ था? 1741 में। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस मिशनरी ने जो है तमिल व्याकरण का संकलन किया और बाइबिल में तमिल संस्करण का प्रकाशन किया? तो बताइए वह कौन था? वो थे बार्थोलोमॉस जेजेनबर्ग। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, एक प्रश्न यहाँ से कई बार पूछा गया है कि बताइए प्रेस की स्थापना कौन करते हैं? प्रेस भारत में लाने वाले कौन थे? तो प्रेस की स्थापना जो है वो ईसाई लोग किए थे, ईसाई संप्रदाय के लोग। चलिए नेक्स्ट है चूड़ामन के पश्चात जाटों का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? चूड़ामन के पश्चात, तो बताइए कौन किए थे? देखिए चूड़ामन के पश्चात जो है बदन सिंह ने किया था। कौन किए थे? बदन सिंह। अच्छा, ये थे कौन? तो ये चूड़ामन के जो है भतीजे थे, बदन सिंह। चलिए नेक्स्ट है किस मुगल सम्राट के दरबार में जान सुरमन के नेतृत्व में ब्रिटिश दूतमंडल आया था? देखिए 1717 ईस्वी में। कब? 1717 ईस्वी में जो है जान सुरमन के नेतृत्व में ब्रिटिश दूतमंडल को व्यापारिक जो रियासतें होती हैं उसे प्राप्त करने हेतु मुगल सम्राट जो थे फर्रुखसियर के दरबार में पहुंचना था। किसके दरबार में? फर्रुखसियर। सही जवाब क्या होगा? डी होगा। असल में ये क्या करते थे? सर्जल हैमिल्टन ने बादशाह फर्रुखसियर को एक गंभीर रोग से मुक्ति दिलाई थी, जिससे प्रसन्न होकर फर्रुखसियर ने बंगाल, हैदराबाद तथा गुजरात में व्यापारिक सुविधाओं हेतु जो है अंग्रेजी दूतमंडल को 3 फरमान प्रदान किए थे। तो मतलब जान सुरिमन जो आए थे वो उनके साथ एक डॉक्टर भी लाए थे जो सर्जल हैमिल्टन था, जिसने बादशाह फर्रुखसियर की एक गंभीर रोग का इलाज किया था। इसीलिए उन्होंने जो है फरमान दिया था। 3 फरमान इन्हें प्रदान किए गए थे। कहाँ कहाँ? हैदराबाद, गुजरात और बंगाल में। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। पहला है पुर्तगाली गवर्नर जिसके साथ फ्रांसिस्को जेवियर भारत आए। तो बताइए वह कौन था? वह थे मार्टिन अल्फांसो डिसूजा। तीसरा होगा, ए का 3 होगा। नेक्स्ट है पुर्तगाली गवर्नर जिसने राजधानी परिवर्तन किया। यह कौन था? तो यह नीनू डी कुन्हा था। बी का 1 होगा। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन है? कई बार आ चुका है प्रश्न।
अल्फांसो डी अल्बुकर्क 4 होगा। उसके बाद भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था, दूसरा होगा। इस प्रकार 2 होगा। 3142 सही जवाब क्या बन रहा है? सही जवाब बन रहा है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट है, गांधी जी ने क्रिप्स योजना के बारे में कहा कि यह एक आगे की तारीख का चेक है जिसमें निम्नलिखित में से किसने जिसका बैंक नष्ट होने वाला था वाक्य जोड़ दिया। तो बताइए यह शब्द कौन जोड़ा था? देखिए यह शब्द जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जोड़ा गया था। तो सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? बताइए इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कौन करता है? श्याम जी कृष्ण वर्मा। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए इन्होंने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी, कब की थी? 1905 में। पहला फैक्ट ये इंपॉर्टेंट है। कहाँ हुआ था? लंदन में। यह भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक और फैक्ट याद रखिए आप लोग, भारतीय जो है समाजशास्त्री, भारतीय समाजशास्त्री जो है इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है। किसकी? श्याम जी कृष्ण वर्मा की। एक प्रकार से आप समझ सकते हैं ये पत्रिका है, तो उनकी महत्वपूर्ण पत्रिका है भारतीय समाजशास्त्री। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने एक पंफलेट प्रकाशित किया जिसमें काकोरी कांड के संदर्भ में घोषित किया कि नए तारों का जन्म लेने के लिए पुराने तारे नष्ट होते रहते हैं? तो बताइए यह किसके द्वारा कहा गया था? देखिए यह कथन जो है सचिंद्रनाथ संथाल के द्वारा कहा गया था। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अच्छा इन्होंने कब कहा था? तो 1925 में। 1925 में इनके द्वारा ये कथन कहा गया था और उस समय काकोरी कांड हुआ था। काकोरी कांड को ही इन्होंने डिफाइन करते हुए कहा था कि नए तारों का जन्म लेने के लिए पुराने तारे नष्ट होते ही रहते हैं। नेक्स्ट है, तलवार नामक पत्रिका निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तलवार, तो बताइए किसकी पत्रिका है? बीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय की। सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, माउंटबेटन प्लान को निम्नलिखित में से कब ब्रिटिश संसद के सम्मुख रखा गया? तो बताइए कौन सा डेट था? वह था 4 जुलाई 1947 को। सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी। 4 जुलाई 1947 के उनके सम्मुख रखा गया। आपको बता दें ये इस पे जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट का या ब्रिटिश संसद का जो है मंजूरी कब प्राप्त हुई? तो यह 18 जुलाई को प्राप्त हुई थी, 18 जुलाई को। चलिए नेक्स्ट है, किस अधिनियम के तहत लंदन स्थित बोर्ड ऑफ कंट्रोल के ऑफिस का खर्च भारतीय कोष पर लाद दिया गया, जो कि यह व्यवस्था 1919 तक चलती रही? तो बताइए यह कौन सा अधिनियम था? यह था 1793 का अधिनियम। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के माध्यम से पहली बार ब्रिटिश कैबिनेट को भारतीय मामलों पर नियंत्रण रखने का अधिकार दिया गया? बताइए देखिए ब्रिटिश कैबिनेट को भारतीय मामलों पर नियंत्रण रखने का अधिकार जो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में मिला था। सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने मुर्शिदाबाद और पटना के राजस्व बोर्ड को समाप्त कर कलकत्ता में एक राजस्व परिषद की स्थापना की थी? कहाँ पे? कलकत्ता में। तो बताइए यह किसके द्वारा किया गया था? यह कार्य जो है वारेन हेस्टिंग के द्वारा किया गया था। सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में एनी बेसेंट ने दक्षिण भारत हिंदी प्रसार सभा की स्थापना की थी? तो बताइए किसके द्वारा किया गया था? सीपी रामास्वामी अय्यर के नेतृत्व में किया गया था। एनी बेसेंट ने दक्षिण भारत में हिंदी प्रसार सभा की स्थापना की थी। आपको एक फैक्ट बता दें, 1918 में जो है महात्मा गांधी ने दक्षिण भारत में हिंदी का जो है प्रसार हो उसके लिए उन्होंने आंदोलन चलाया था, हिंदी प्रसार का आंदोलन। ये फैक्ट आप लोग याद रखिए, कहीं कहीं मिलता है कहीं कहीं नहीं मिलता, प्रश्न बन सकते हैं। निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों से सूरत की संधि 1775 की थी? सूरत की संधि अंग्रेजों से कौन किया था? तो बताइए कौन किए थे? देखिए पेशवा पद प्राप्त करने में असफल सिद्ध होने पर जो है रघुनाथ राव ने अंग्रेजों से सूरत की संधि कर ली थी ताकि वह अंग्रेजों की सहायता से पेशवा बन जाए। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, रघुनाथ राव। चलिए नेक्स्ट है, आज़ाद हिंद फौज के बंदी बनाए गए सैनिकों की रिहाई के पक्ष में हुए आंदोलनों में छात्र सबसे ज़्यादा सक्रिय थे?
क्या ये कथन सही है? जी हाँ, यह कथन पूरी तरीके से सही है। नेक्स्ट है, सभी राजनीतिक दलों ने इस आंदोलन का समर्थन किया लेकिन इसमें कांग्रेस ज़्यादा मुखर थी। क्या ये बात सही है? हाँ हाँ हाँ, यह बात भी सही है क्योंकि हम लोगों को पता है कि सुभाष चंद्र बोस से, माफ़ कीजिएगा, सुभाष चंद्र बोस से खफा भी हो गई थी कांग्रेस, और उसके बाद से कांग्रेस उनके तरफ रुझान कम दिखता था। तो सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी। सही जवाब क्या है? 1 और 2। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मजदूर संघ आंदोलन की सबसे महत्वपूर्ण सफलता 1926 ईस्वी में मजदूर संघ विधेयक का लागू होना था। क्या ये सही है? जी हाँ, यह सही भी है। और यहाँ पे एक फैक्ट है, आप लोग याद रखिए। कौन सा? कि मजदूर संघ आंदोलन के सबसे महत्वपूर्ण जो है 1926 ईस्वी में मजदूर संघ विधेयक लागू हुआ था। यह फैक्ट है, आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट है, NM जोशी और RR बासले इत्यादि के प्रयासों से 1933 ईस्वी में राष्ट्रीय मजदूर संघ की स्थापना की गई थी। यह फैक्ट भी बहुत महत्वपूर्ण है। 1933 में जो है राष्ट्रीय मजदूर संघ की स्थापना हुई थी, यह भी सही है। इस प्रकार हम लोगों का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने मद्रास श्रमिक संघ के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया? बताइए किसके द्वारा किया गया था? यह कार्य जो है BP वाडिया के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? BP वाडिया। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिशों के आधार पर 1908 ईस्वी और 1910 ईस्वी के समाचार पत्र अधिनियम रद्द कर दिए गए? देखिए 1921 में, कब? 1921 में सर तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में जो है एक समाचार पत्र समिति की नियुक्ति की गई थी। इसी समिति की सिफारिश के आधार पर 1908 और 1910 के समाचार पत्र अधिनियम को रद्द कर दिए गए थे। तो सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी, सप्रू समिति की सिफारिश पर। नेक्स्ट है, शाही आयोग का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? तो बताइए किसके लिए किया गया था? देखिए शाही आयोग का गठन जो है नागरिक सेवा में दोषों को दूर करने के लिए किया गया था। सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, किसके कार्यकाल में हुआ था? ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप लोग जानते रहिए। रीडिंग के, लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में हुआ था। अच्छा, इनका कार्यकाल कब से कब था? तो 1921 से लेकर 1926 तक था। नेक्स्ट है, 1902 के टॉमस रैले शिक्षा कमीशन में शामिल भारतीय निम्नलिखित में से कौन थे? देखिए लॉर्ड कर्जन ने भारत में उच्च शिक्षा और शिक्षण अधिकारियों का एक सम्मेलन सितंबर 1901 में बुलाया था। कब बुलाया था? सितंबर 1901 में। और उसका मुख्य लक्ष्य क्या था? कि सर टॉमस रैले की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया जाए। अब 1902 में सर टॉमस रैले की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन हुआ जिसमें 2 भारतीय थे। एक थे सैयद हुसैन बिलग्रामी, सैयद हुसैन बिलग्रामी, और दूसरे जो थे वो थे जस्टिस गुरुदास बनर्जी यहाँ पे हैं भी, आप देख लीजिए। तो यही 2 लोग इसमें शामिल थे, आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, बंगाल के बंग भाषा प्रकाशन सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बंग भाषा प्रकाशन, प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, महत्वपूर्ण। बताइए। राजा राम मोहन राय के द्वारा। कब हुआ था? 1836 में। चलिए नेक्स्ट, देखिए एक तरफ पुस्तकें हैं, दूसरी तरफ प्रकाशित वर्ष। सत्य के साथ मेरे प्रयोग की कहानी, तो बताइए गांधी जी की सभी पुस्तकें हैं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। कब की है? देखिए ये पूछा जा सकता है क्योंकि गांधी जी को आपको पता है कि वो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं ही पूरे हिस्ट्री के लिए। तो बताइए कौन सा होगा? सत्य के साथ मेरे प्रयोग की कहानी, ये होगा 1927 में, पहला। दूसरा हो गया, फिर उसके बाद हिंद स्वराज, यह कब आया था? यह आया था 1909 में, इसमें हो गया 4, पहले में 2, दूसरे में 4। मेरे सपनों का भारत, यह क्या होगा? 1947, 3 होगा। और दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह, यह 1928। इस प्रकार 2, 4, 3, 1 सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट है, क्रांतिकारी समाजवादी दल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? क्रांतिकारी समाजवादी दल, इसकी स्थापना सौमेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1924 में।
चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम को मूलतः सड़ा हुआ कहा? तो बताइए यह कथन किसका था? यह कथन था जिन्ना का, मोहम्मद अली जिन्ना का। आप लोग याद रखिए। अच्छा, जवाहरलाल नेहरू जी ने भी कुछ कथन कहा था इसके लिए। क्या कहा था? तो उन्होंने कहा था, यह एक ऐसी कार है जिसमें ब्रेक तो अनेक हैं परंतु इंजन का ही अभाव है। ऐसा कथन इन्होंने कहा था नेहरू जी ने 1935 के अधिनियम को। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि 1935 का अधिनियम इतना खराब था तो हमारे संविधान में इतनी चीज़ें समाहित क्यों की गई? तो कभी कभी ऐसी चीज़ें होती हैं। आप देखेंगे, ध्यान देंगे कि जब आप किसी एक दृष्टि से किसी चीज़ को देखेंगे बार बार तो आपको वैसा ही दिखेगा। उस समय आज़ादी चाहिए थी, आज़ादी के लक्ष्य में कोई और चीज़ें नहीं चाहिए थी, और सही भी था। नेक्स्ट है, किनके प्रयासों से रैयतवाड़ी व्यवस्था को सर्वप्रथम तमिलनाडु के बारामहल जिले में लागू किया गया? तो बताइए रैयतवाड़ी व्यवस्था किसकी थी? कैप्टन रीड और टॉमस मुनरो की। टॉमस मुनरो दोनों लोगों की थी, लेकिन जो लागू करने वाले थे वो थे कैप्टन रीड। सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित विद्रोहों दंगों को उनके कालक्रम में सजाइए। तो बताइए पाबना विद्रोह 1873 में। उसके बाद फिर है कूका आंदोलन, यह 1872 में होता है। कहाँ हुआ था? पंजाब। उसके बाद एका आंदोलन 1921 में एका आंदोलन। और उसके बाद दक्कन के दंगे जो हुए थे वह 1875 में। अमेरिका को कपास निर्यात के मुद्दे पर यह विद्रोह हुआ था, दक्कन के दंगे। कालक्रम में सजाइए। होगा सबसे पहले होगा 1872 पंजाब, दूसरा होगा फिर पहला 21 सही जो ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट, किनके शासनकाल में सर विलियम जोन्स द्वारा द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी? तो बताइए कौन थे? वो थे वारेन हेस्टिंग, इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। अच्छा, कब हुआ था द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना? 1784 में। कौन करते हैं? विलियम जोन्स करते हैं। यह सर विलियम जोन्स कई बार आ चुका है। प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, आप लोग देखेंगे 2021 में शायद आया था या 22 में आया था। आप देखेंगे यूपीपीसीएस का प्रश्न था, कई बार आ चुका है। मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में पहली बार स्वशासन को राष्ट्रीय लक्ष्य स्वीकार किया गया? तो बताइए कब हुआ था? यह हुआ था लखनऊ अधिवेशन में। कब हुआ था ये लखनऊ अधिवेशन? 1913 में हुआ था। मुस्लिम लीग का अधिवेशन है, आप लोग याद रखिए, कांग्रेस का अधिवेशन नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित भारतीय नेता के रूप में महात्मा गांधी की सबसे पहली पहचान किस सत्याग्रह के समय बनी? बताइए। वह था रालेट एक्ट सत्याग्रह। अच्छा, रालेट एक्ट कब आया था? 1919 में। देखिए, गांधी जी के नेतृत्व में 30 मार्च 1919 को तिथि को जो है निर्धारित किया गया अखिल भारतीय सत्याग्रह आंदोलन के लिए, लेकिन बाद में जो है इसकी तिथि 6 अप्रैल को कर दिया गया। 30 मार्च की जगह 6 अप्रैल को बढ़ा दिया गया, लेकिन गलतफहमी दिल्ली में बनी रही और 30 मार्च को ही हड़ताल हो गया। यह चीज़ें देखने को मिलती थी उस समय, क्योंकि सोशल मीडिया तो था नहीं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में राष्ट्रीय महिला परिषद तो अंतर्राष्ट्रीय महिला परिषद की एक राष्ट्रीय शाखा थी, इसकी स्थापना 1925 में की गई। बताइए क्या ये कथन सही है? जी हाँ, यह पूरी तरीके से सही है। और आप ये फैक्ट भी याद रखिए, 1925 में जो है भारतीय राष्ट्रीय महिला परिषद की स्थापना की गई थी। चलिए, उसके बाद इसके गठन एवं उन्नयन में पंडित रामाबाई, कौन है? पंडित रामाबाई सरस्वती ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। क्या ये कथन सही है? जी नहीं, ये गलत है, क्योंकि जो महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाई थी वो थी मेहरबाई टाटा। कौन? मेहरबाई टाटा के द्वारा किया गया था। तो ये कथन गलत है, तो हम लोगों से सही पूछा जा रहा है। सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग के पाकिस्तान में शामिल होने के बावजूद वे प्रांत जहां 1945-46 में चुनाव में कांग्रेस की सरकार गठित हुई, तो बताइए कौन कौन सा वो क्षेत्र था? वह था एक उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और एक था असम। तीसरा और चौथा। सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट, विधवा पुनर्विवाह की दिशा में सराहनीय प्रयास से संबंधित व्यक्तित्व
पर विचार कीजिए। किसके बारे में? विधवा पुनर्विवाह पर, जिन्होंने अच्छा कार्य किया है। तो बताइए कौन कौन थे। देखिए, पहले हैं ईश्वरचंद विद्यासागर, जी हाँ ये थे। जस्टिस गोविंद महादेव रनाडे, यह भी थे। और के नटराजन, यह भी थे। और बी एम मालाबारी, यह भी सही। और शंकर सेठ एम भावजी, यह भी सही थे। देखिए, ऐसे प्रश्नों में आप रेयर में देखेंगे कि कोई फैक्ट आपको गलत मिले, नहीं तो आपको उपरोक्त सभी मिलता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप मुद्दा देखिए, ऐसा मुद्दा है विधवा पुनर्विवाह। मान लीजिए कोई बालिका है जिसका उस समय उम्र भी काफ़ी कम रहती थी, 18 के वर्ष में उसकी शादी हो गई, और मान लीजिए सपोज कीजिए 19 वर्ष आते आते उसके हस्बैंड किसी कारणवश डेथ हो गया। अब बताइए 19 साल की बच्ची है, उस बच्ची का पुनर्विवाह होना आवश्यक है कि नहीं है? इसीलिए आप देखेंगे कि जितने भी बड़े नेता हों चाहे जो भी हों, सब समर्थन करेंगे कि हाँ होना आवश्यक है। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार डाक टिकटों का प्रचलन निम्नलिखित में से किसके समय में हुआ था? डाक टिकटों का प्रचलन, तो बताइए। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। कभी कभी तो मुझे लगता है लॉर्ड इसमें से काट ही देना चाहिए, हमारे इतिहास में भी लॉर्ड हटा देना चाहिए, लॉर्ड की आवश्यकता ही नहीं। लॉर्ड मतलब भगवान होते हैं, ये हम लोगों के भगवान नहीं रहे हैं। चलिए, नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में सूती कपड़ा मिल जो है 1854 में अहमदाबाद में स्थापित एक कताई मिल थी। तो बताइए क्या ये कथन सही है? जी नहीं, ये गलत है। इसमें गलत सिर्फ ये है कि अहमदाबाद नहीं था, बल्कि क्या था? बम्बई था, बम्बई। दूसरा है, 19वीं सदी की शुरुआत में भारत से इंग्लैंड और चीन को होने वाले कच्चे कपास के निर्यात के लिए सूरत एक महत्वपूर्ण बंदरगाह बन चुका था। यह भी बम्बई बंदरगाह था। कौन था? बम्बई बंदरगाह। यह भी कथन जो है गलत है। सही पूछा जा रहा है तो दोनों में से कोई सही नहीं है। क्या होगा? सही जो ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल ने 1935 के अधिनियम को जन विरोधी माना और साम्राज्यवादी और प्रतिक्रियावादी शक्तियों का संगठन कहा? तो बताइए किसके द्वारा माना गया था? कांग्रेस समाजवादी दल के द्वारा। सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, प्रांतों के लोकप्रिय सरकारों के काल में कहाँ के श्रमिकों ने जो है सबसे महत्वपूर्ण हड़ताल की थी? तो बताइए कहाँ पे की थी? कानपुर के श्रमिकों ने की थी। और कितने दिन तक चला था? तो आपको बता दें ये टोटल 55 दिन तक चला था और 40,000 लगभग श्रमिक थे। कितने? 40,000। चलिए, नेक्स्ट, वारेन हेस्टिंग के न्याय व्यवस्था। वारेन हेस्टिंग का जो है न्याय व्यवस्था पर विचार कीजिए। पहला है, दीवानी अदालतों के मुखिया जिला कलेक्टर होता था तथा मौलवी और हिंदू पंडित इसके लिए भारतीय कानूनों की व्याख्या करते थे। क्या ये कथन सही है? जी हाँ, पूरी तरीके से सही है। नेक्स्ट है, फौजदारी जो अदालतें थी उसका काजी और मुफ्ती के अंतर्गत थी, लेकिन वे भी कलेक्टर की निगरानी में ही काम करते थे। यह कथन भी पूरी तरीके से सही है। तो सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, यह बात जो है ना 1772 की हो रही थी। जब इतना पुरानी बातें हो रही हैं तो ये सब चीज़ें तो समाहित होंगी। नेक्स्ट है, वारेन हेस्टिंग पर बंगाल का शासन सही ढंग से न चलाने का आरोप निम्नलिखित में से किसने जड़ दिया, जिसके कारण उन पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? देखिए, एडमंड बर्क थे। कौन थे? एडमंड बर्क। ये बात हो रही है 1785 की। 1785 में जब वारेन हेस्टिंग यहाँ से वापस इंग्लैंड जाता है तो उसके ऊपर एडमंड बर्क द्वारा यह लगाया गया था आरोप कि बंगाल का शासन सही ढंग से नहीं चलाया इन्होंने। और इसको आपको बता दें, यह महाभियोग टोटल 7 वर्षों तक चला था इनके ऊपर। उसके बाद इनको वरी कर दिया गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बक्सर की लड़ाई 1764 के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात कर दिए जो कंपनी की राजनीतिक या व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे। बताइए क्या ये कथन सही है? जी हाँ, यह कथन पूरी तरीके से सही है, क्योंकि आपको पता होगा इतिहास में जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि अंग्रेज़ों की पूरी कूटनीति ही इसी बेस पे चल रही थी कि उन्हें अपने मतलब सैनिक हम रखेंगे, लेकिन वो सैनिक का खर्च राज्य वहन करेगा, सैनिक हमारे लिए काम करेंगे, लेकिन जो है सांत्वना देने के लिए काम करते थे। इनके माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में भी दखल देते थे। देखिए, इनको जब सैनिक इनके रहेंगे तो इनके प्रति वफादार रहेंगे, पैसे भले कोई और दे रहा है लेकिन वफादार तो इन्हीं के प्रति रहेंगे। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। और यही कर करके अंग्रेजों ने कई राज्य समाहित किए थे अपने क्षेत्र में। नेक्स्ट है, मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था। यहाँ से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। बताइए ये सही है? जी हाँ, यह पूरी तरीके से सही है।
नेक्स्ट है टीपू सुल्तान ने 1785 में अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक दिया था। क्या ये सही है? जी हाँ, यह भी कथन जो है पूरी तरीके से सही है। सही पूछा जा रहा है हम लोगों से, सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट है साइमन कमीशन के विरोध के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है? कब की बात की जा रही है? साइमन कमीशन 1927। देखिए, पहला कथन है कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में इस कमीशन का बहिष्कार का संकल्प लिया गया। देखिए, बहिष्कार का संकल्प तो लिया गया, लेकिन बंबई का अधिवेशन नहीं था। उस समय अधिवेशन कहाँ का हो रहा था? बंबई का अधिवेशन न होकर मद्रास का था। मद्रास का अधिवेशन। अध्यक्ष कौन थे? अंसारी जी थे, अंसारी। दूसरा है संयुक्त प्रांत में जवाहरलाल नेहरू और गोविंद वल्लभ पंत ने इसका विरोध किया था। सही जवाब है। लखनऊ में खली कुज्जमा ने इस विरोध का नेतृत्व किया था। यह भी सही है। मद्रास की जस्टिस पार्टी ने इसका स्वागत किया था। यह फैक्ट के रूप में आप लोग याद रखिए, कभी कभी पूछा जा सकता है। यह भी सही कथन है। गलत हम लोगों को ढूंढना था, तो सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट है बड़े व्यापारियों का एक महत्वपूर्ण गुट जिसने असहयोग आंदोलन विरोधी सभा की स्थापना की से संबंधित व्यक्तित्व पर विचार कीजिए। देखिए, असहयोग आंदोलन जो कि 1920 में होता है, उस समय क्या था कि बड़े व्यापारी जो थे, बड़े व्यापारियों का एक गुट ऐसा था कि जो आंदोलन के जस्ट खिलाफ था। उन लोगों ने क्या काम किया कि इसके बगावत में, विरुद्ध में इन्होंने क्या काम किया कि एक पूरा गठन बनाया और ये इसको रोकना चाहते थे, असहयोग आंदोलन। तो उसके विरोध में इसकी स्थापना करते हैं। इसमें कौन कौन रहता है? तो जमुना दास द्वारकादास रहते हैं, और कावस जी जहांगीर रहते हैं, फिरोज सेठाना रहते हैं, शीतल वाड रहते हैं, पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास भी रहते हैं। तो इस प्रकार सही देखेंगे तो सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए नेक्स्ट है सरकार के यूनियन बोर्ड टैक्सेस के खिलाफ कर अदा न करने का आंदोलन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में असहयोग आंदोलन के शुरू होने से पहले से ही चल रहा था? देखिए, मिदनापुर, चिराला पिराला और उसके बाद पेंडानंडी, पांडु, ये तीन के तीनों जो स्थान दिए गए हैं, चारों स्थान, चार के चारों स्थान पर जो है कर न देने के लिए आंदोलन पहले से ही चल रहा था। तो सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो बताइए किसके द्वारा की गई थी? अब्दुल लतीफ़ के द्वारा। सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सी। आपको बता दें अब्दुल लतीफ़ को ना बंगाल के मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है, और इन्होंने 1863 में इसकी स्थापना कलकत्ता में की थी। चलिए नेक्स्ट है किस शहर में खालसा कॉलेज की स्थापना के साथ ही सिखों में धार्मिक सुधार की शुरुआत हुई? बताइए क्या होगा? देखिए, अमृतसर में खालसा कॉलेज की स्थापना शुरू होने के साथ सिखों में जो है धार्मिक सुधार की शुरुआत हो गई थी। नेक्स्ट है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय महिला प्रतिनिधि के रूप में निम्नलिखित में से कौन शामिल हुए थे? गोलमेज सम्मेलन कौन कौन शामिल हुआ था? महत्वपूर्ण है, आपको पता ही होगा। तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिया था? अम्बेडकर जी भाग लिए थे। गांधी जी किस में भाग लिए थे? सिर्फ द्वितीय में, कांग्रेस की तरफ से, और कांग्रेस एक में ही भाग लिया था, वो था द्वितीय सम्मेलन। अब यहाँ पूछा जा रहा है महिलाओं, भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधि के रूप में जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कौन था? तो बताइए वो कौन था? वो सरोजिनी नायडू थी। सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी बनेगा। कब हुआ था? तो ये हुआ था 7 सितंबर 1931 को। देखिए, 3 गोलमेज टोटल सम्मेलन हुए थे। गोलमेज सम्मेलन की बात की जाए, पहला हुआ था 1930 में, फिर 1931 में, और उसके बाद जो है 1932 में हुआ था। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। चलिए नेक्स्ट है चटगांव कांड से संबंधित महिला कौन थी जिसने गिरफ्तारी से बचने के लिए आत्महत्या कर ली? बताइए वो कौन था? वो थी प्रीतिलता वाडेदार। सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए। आपको बता दें यह इंडियन रिपब्लिक आर्मी से जुड़ी हुई महिला थी। नेक्स्ट है समाचार पत्र वॉइस ऑफ इंडिया का प्रकाशन निम्नलिखित में से किसके संरक्षण में हुआ था? वॉइस ऑफ इंडिया। कभी भी अगर समाचार पत्रों का पूछा जाए कि कब निर्भीक होकर चले थे, तो देखिए 1870 से लेके आप देखेंगे 1918 तक समाचार पत्रों की जैसे बाढ़ सी आ गई थी। सब लोग उसमें काफ़ी समाहित थे, क्योंकि सबको पता था कि एडवर्टाइजमेंट या प्रचार या अपनी मानसिकता फैलाने के लिए सिर्फ यही एक माध्यम है। और यहाँ पूछा जा रहा है वॉइस ऑफ इंडिया। वॉइस ऑफ इंडिया किसकी थी? दादा भाई नौरोजी की थी। सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी बनेगा। और देखिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी की महत्वपूर्ण एक पत्रिका थी, क्या थी? द बंगाली। आप लोग जानते होंगे
द बंगाली। इस प्रकार साथियों हम लोगों के 50 प्रश्नों का ये श्रृंखला जो है समाप्त हुआ। आपके कितने सही हुए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए बहुत सारा प्यार। नमस्कार।